बातें हम लोगों ने पढ़ी। हम लोगों ने डिस्कशन ये की कि एक होल्डिंग कंपनी होती है और एक सब्सिडरी कंपनी होती है। होल्डिंग उसे कहते हैं जिसकी कोई सब्सिडरी होती है। किसी कंपनी को तब तक होल्डिंग नहीं कहा जा सकता जब तक कोई और कंपनी ऐसी ना हो जो उसकी सब्सिडरी हो। ठीक है, ये दरवाज़ा भी बंद कर देते हैं ताकि जो है ना, ये दरवाज़ा और वो दरवाज़ा, ताकि जो है ना वो ठंड बाहर से अंदर ना आए और अंदर बैठे हुए बच्चे जो है ना उनकी एनर्जी से कमरा गर्म हो जाए। ठीक है, तो हमने बात की कि एक होल्डिंग है और एक सब्सिडरी है। सब्सिडरी कंपनी उसे कहेंगे जिसमें दूसरी कंपनी ने दो में से कोई एक हरकत की हुई है। एक हरकत क्या थी? शेयर्स। कितने शेयर्स? 50% से ज़्यादा। सिर्फ खुद ने खरीदे हुए हो? खुद ने और उसकी लेयर्स ने मिलके खरीदे हुए हो। ये लेयर्स क्या चीज़ होती है? आपके नीचे जितनी भी सब्सिडरीज की लेयर्स हैं, आपकी सब्सिडरी, उसकी सब्सिडरी, सब्सिडरी की सब्सिडरी, ये सारी आपकी क्या कहलाएंगी? ये सारी हमारी लेयर्स हैं। तो एक कंपनी ने अपनी लेयर्स के साथ मिलके जो खरीदे हुए हैं शेयर्स, अगर वो 50% से ऊपर चले गए तो जो दूसरी कंपनी है जिसके शेयर खरीदे गए हैं उसकी मालिक बन जाएगी, होल्डिंग बन जाएगी ये मेन कंपनी जिसने मिलजुल के शेयर्स खरीदे हुए हैं। ये रूल सबको क्लियर है? फिर एक दूसरा रूल था, कंपोजिशन ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करते हो। कंपोजिशन का मतलब है उनकी जो तश्कील है कि कितने डायरेक्टर्स हैं। कंट्रोल करने का मतलब है उनको अपॉइंट करने का, रिमूव करने का हक अगर आपके पास हो। तो अगर एक कंपनी में आधे से ज़्यादा डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का या रिमूव करने का या दोनों हक आपके पास हैं किसी भी वजह से, तो आपको होल्डिंग कंपनी कहेंगे और उनको सब्सिडरी कंपनी कहेंगे। ये पॉइंट क्लियर है? लेयर किसे कहते हैं ये समझ आया? अगर एक कंपनी किसी वजह से दूसरी कंपनी की सब्सिडरी बन गई है तो जो उसकी होल्डिंग कंपनी है ऑटोमेटिकली ये उसकी भी सब्सिडरी बन जाएगी। यानी कि तीसरा रूल है, सब्सिडरी की सब्सिडरी हमेशा सब्सिडरी होती है। एक कंपनी की एक वक्त में कितनी लेयर्स हो सकती हैं? उतनी हो सकती हैं जो बता दी जाएंगे। सच क्लासेस ऑफ कंपनीज शैल हैव सच नंबर ऑफ लेयर्स एज। ठीक है, होल्डिंग सब्सिडरी में किसी भाई किसी बहन का कोई सवाल? जी, होल्डिंग कंपनी शैल नॉट हैव लेयर्स। कितनी? बियॉन्ड सच नंबर, उस तादाद से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एज में बी स्पेसिफाइड। तो अगर वो कहते हैं कि जी आपने इतने से ज़्यादा लेयर्स नहीं रखनी तो हमें मानना पड़ेगा। अब उन्होंने हमें नहीं बताया, हमारे सिलेबस में हमें नहीं पता कि हम कितनी से ज़्यादा लेयर्स अपने साथ नहीं रख सकते। वरना क्या होता है, कंपनियां मजाक कर रही होती हैं। कंपनी बनाते हैं, फिर उसकी एक सब्सिडरी बनाते हैं, फिर उसकी एक सब्सिडरी बनाते हैं, फिर उसकी सब्सिडरी, इतना ज़्यादा उसे घुमा देते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग करना बड़ा आसान हो जाता है कि समझ ही नहीं आता कि कौन सी एक्टिविटी कौन सी कंपनी ने की है, वो किस कंपनी की क्या लगती थी और उनका आपस में क्या ताल्लुक था। कंपनी बना के ना लोगों के लिए जुर्म करना आसान हो जाता है। कंपनी बना के लोगों के लिए मैनिपुलेशन करना आसान हो जाती है। भाई फॉर एग्जांपल मैं अगर कमाता हूँ कुछ, फ़र्ज़ करें XYZ रुपीज़, फ़र्ज़ करें मैं 100 रुपये कमाता हूँ, तो मैं 100 रुपये पे टैक्स दूंगा। हालांकि मैं 100 रुपये कमाने के बाद 20 रुपये का बिजली का बिल भरता हूँगा, 10 रुपये गाड़ी में पेट्रोल डालता हूँगा, 5 रुपये का खाना खाता हूँगा, मैं शायद मैं घूमने जाता हूँगा 25-30 रुपये लगा के, तो 100 रुपये में से मैं 80 रुपये खर्च कर देता हूँगा। लेकिन मैं टैक्स कितने पे दूंगा? 100 रुपये पे, चूँकि मैं एक इंडिविजुअल हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस मुशक्क़त से बाहर निकलूँ, तो मैं क्या करूँगा? मैं एक सिंगल मेंबर कंपनी बनाऊँगा। उस सिंगल मेंबर कंपनी की 100% शेयर्स खुद खरीद लूँगा और मैं उस कंपनी का एम्प्लॉय बन जाऊँगा और एम्प्लॉय होऊंगा उतने लाख रुपए का जितने पे टैक्स माफ़ है। ठीक है, टैक्स माफ़ हो गया। अब कंपनी अपनी इनकम पे खर्चे करने के बाद जो प्रॉफिट होगा उस पर टैक्स देगी और जो सैलरी वाला बंदा है वो अपनी सैलरी पे टैक्स देता है। तो मैं देखूंगा किस हद तक सैलरी पे मुनासिब टैक्स है, 2.5-3%, 10-12% तक, तो मैं उतनी सैलरी अपनी रख के एक मुनासिब टैक्स बन जाएगा। अब बाकी इनकम टैक्स से कैसे बचे? तो होगा ये कि मैं अगर कंपनी का एम्प्लॉय हूँ तो कंपनी अपने एम्प्लॉय को फैसिलिटेट करने के लिए उसको कहती है वर्क फ्रॉम होम करो, मैं अपने घर बैठ के काम करूँगा। तो चूंकि मैं घर बैठ के काम कर रहा हूँ अपनी कंपनी के कहने पे, तो मेरे घर का बिजली का बिल कंपनी भरेगी, मेरा इंटरनेट का बिल
कंपनी भरेगी। अगर मैं कहीं निकलता हूं कारोबार की नीयत से तो मेरी गाड़ी में पेट्रोल कौन डालेगा? कंपनी। कितना मजा है कि वो कहे तुम्हारी गाड़ी हमारी गाड़ी है, उसकी डेप्रिसिएशन भी एक्सपेंस है। तो होगा ये कि मैं अपने एक्सपेंस उठा के कंपनी को दे दूंगा, मैं सेपरेट लीगल पर्सन बन जाऊंगा। मैं कहूँगा मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास थोड़े से पैसे हैं, मेरी कंपनी अमीर है, लेकिन कंपनी के खर्चे ही इतने सारे हैं। फिर कंपनी मुझे घूमने के लिए मुल्क से बाहर भेजेगी ताकि उनका डायरेक्टर मोटिवेटेड रहे और अच्छे तरीके से, मैं डायरेक्टर भी तो बना हुआ होऊंगा, ठीक है। और फिर मुझे कोई ऐसा अलाउंस देंगे जो स्पेशल अलाउंस की डेफिनेशन में आता है। मैं कहूँगा मुझे कंपनी की मीटिंग करानी है, वो मुझे मीटिंग कराने के पैसे देंगे, जनमन जायज़ खर्चे, ठीक है। अगर मुझे कोई स्पेशल अलाउंस मिला है, कोई TADA वगैरह मिला है, तो टैक्स के मुताबिक वो भी माफ़ है। तो लोग ज़्यादातर कंपनी बनाते हैं अपनी पर्सनैलिटी को छुपाने के लिए, कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी के पीछे। कंपनी आगे आ जाती है और वो अपने ज़ाती खर्चों को कंपनी के खर्चे बता के बहुत सारी चीज़ों को मैनिपुलेट कर लेते हैं। तो इसलिए फिर क्या होता है कि लॉ कहता है कि ऐसा ना हो कि लोग बहुत ही मजाक बना दें कि अच्छा ये काम किसका है, अच्छा अपनी कंपनी का एम्प्लॉय बन गया, अपनी कंपनी की सब्सिडरी का एम्प्लॉय बन जाऊँ। वो सब्सिडरी कौन सी है? मैंने ही बनाई है, उसके शेयर्स भी हमारे पास हैं, मेरी कंपनी के 100% शेयर मेरे पास, और मेरी कंपनी के पास होली ओन्ड सब्सिडरी के 100% शेयर, और उस होली ओन्ड सब्सिडरी के मजीद 100% उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है नीचे वाली कंपनी में, और नीचे वाली कंपनी ने पहले वाली कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन किया है। तो अब लॉ वाले परेशान हो जाए, हो क्या रहा है? तो लॉ ने कहा है कि एक खास लेवल तक मजाक चलेगा, एक खास लेवल से ज्यादा लेयर्स की इजाजत हम नहीं देंगे कंपनियों को। डन? होल्डिंग सब्सिडरी में सब क्लियर है। फिर हमने एक मुनफरद किस्म की कंपनी पढ़ी, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। उससे पहले अथॉरिटीज़ पे जिक्र कर लेते हैं, वो छोटी बात है। SCCP और रजिस्ट्रार के बारे में हमने पढ़ा। SCCP कौन है भला? सिक्योरिटीज एक्सचेंज ऑफ पाकिस्तान एक अथॉरिटी है गवर्नमेंट की। ये अथॉरिटी मेनली किस लिए है? कंपनियों को डील करती है। कौन कौन सी कंपनियों को? बैंकिंग, इंश्योरेंस, मुदारबा, NBFCs, इन कंपनियों को डील करती है। ये कानून बनाती है, इनको रेगुलेट करती है, इनको बताती है कि आपने क्या करना है और कैसे करना है। हेड ऑफिस कहाँ है इसका? इस्लामाबाद। इसके रीजनल ऑफिस कहाँ है? PSL प्लस 2 शहर। वो 2 शहर कौन से? फैसलाबाद, सक्कर। बस वो याद रख लेते हैं, PSL तो याद रहता ही है। अब पेपर में सुल्तान वगैरह नहीं लिखना, मुल्तान, कलंदर लिख रहे हो, कलंदर्स, किंग्स और वो नहीं, मतलब जो शहरों के नाम है वो। तो ये 8 शहरों में जोनल ऑफिसेज हैं। कितनी को पावर है SCCP के पास? बहुत सारी, ठीक है। पेपर में जब थक जाएं तो आपने हर जुमले में लिख देना है कि SCCP के पास बहुत सारी पावर्स। रजिस्ट्रार 6 में से किसी एक इंसान को कहते थे। कौन से 6? कोशिश करें उस 6 में से जितने ज़्यादा आपको याद आ सके। रजिस्ट्रार, एडिशनल रजिस्ट्रार, जॉइंट रजिस्ट्रार, एडिशनल जॉइंट रजिस्ट्रार, डिप्टी और असिस्टेंट। छा गए भाई। एक तजर्बा और करते हैं जी। 6 कौन से रजिस्ट्रार? लो जी। और एनी अदर पर्सन जो कि सच अदर पर्सन जो वो काम कर रहा हो, वो 6 कौन से 6? फंस गए, एक मिस कर दिया। जब आपने एडिशनल जॉइंट को जोड़ा तो आप भूल गए कि आपने एडिशनल अभी तक नहीं बोला। जॉइंट एक अलग है, एडिशनल अलग है, फिर एडिशनल जॉइंट है, और फिर एक रजिस्ट्रार, और फिर वो 2 छोटे वाले डिप्टी और असिस्टेंट रजिस्ट्रार। वो वाले भाई एंड पे एक भाई ने ऐसे करके जो है ना वो अपने ऊपर चादर लपेटी हुई है, ठीक है। तो कोई से 6 रजिस्ट्रार्स के नाम बता दें। तकरीबन 4.5 तक रजिस्ट्रार इन्होंने सही बताए। आगे फिर जो है ना रिवायात में इख्तलाफ आना शुरू हो गया। 6 बता दें। छा गए, 6 इन्होंने बता दी। आगे वाली बात तो है, बस असल में जो प्रॉब्लम वाला रट्टा है वो ये है कि वो 6 सही से आते हैं या नहीं आते। किबला, वो ब्लू जैकेट वाले भाई। बेहतरीन हो गया। अब कितने अफसोस की बात है ये ना, ये
बड़ा हल्का लेवल है। मुझे नहीं लगता कि ये एक अच्छी बात है कि एक प्रोफेशनल सब्जेक्ट के अंदर एक टीचर बच्चों से कि हाँ भाई वो 6 की 6 चीज़ें रट्टा मारी हुई हैं या नहीं। ये सब्जेक्ट का मिजाज ऐसा है, कुछ कर नहीं सकते। इसमें वो रट्टा पूछते हैं और बड़े बेरहम होकर बहुत जालिम सा रट्टा पूछ लेते हैं। तो यहाँ हमें अपने अंदर की वो खोई हुई जो रट्टे वाली स्किल है उसे जगाना पड़ता है। तो रजिस्ट्रार की हमें डेफिनेशन समझ आ गई। ये रजिस्ट्रार के क्या अगराज़ व मकासद हैं? रजिस्ट्रेशन कंपनियों की, डॉक्यूमेंट्स, रूटीन डॉक्यूमेंट्स, इंस्पेक्शन, डॉक्यूमेंट सीज करना, फिर मॉर्गेजेस एंड चार्जेस जो हम बाद में जाके पढ़ेंगे। ठीक है, किसी भी ऑफिसर को कॉल वगैरह भी कर सकता है। तो एक लिस्ट है जो आपने पढ़ी, इसको बेशक रट्टा मत मारें। ये ऐसी चीज़ है कि जब आप आगे पढ़ के आए होंगे तो आपको इतने सारे फंक्शंस पता होंगे, कुछ नहीं ये लिस्ट ना भी याद आ रही हो तो आपने आगे इतनी बातें पढ़ी हैं कि उनमें से कुछ लिखना शुरू कर दें, फंक्शंस बन जाएंगे इसके। तो SCCP और रजिस्ट्रार में किसी को कोई कन्फ्यूजन? क्लियर है? फिर हमने पढ़ा एक मुनफरिद किस्म का इदारा, नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। अगर कुछ लोग बनाना चाहते हैं तो वो कौन से इदारे को राब्ता करेंगे? SCCP। SCCP से क्या डिमांड करेंगे? लाइसेंस डिमांड करेंगे। यानी एक रेगुलर कंपनी है लेकिन ये लाइसेंस हुई हुई रेगुलर कंपनी है, लाइसेंस अंडर सेक्शन 42। ये लाइसेंस के लिए 4 शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी। ये 4 कौन कौन सी शर्तें हैं? पर्पसेस बताएं, उनमें से कोई एक फॉलो करना होगा। सरप्लस अपने ऑब्जेक्टिव की प्रमोशन में लगाएंगे, मेंबर्स को डिविडेंड नहीं देंगे, पाकिस्तान के पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं आएंगे। मोटी मोटी ये 4 बातें हैं। वो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन 12 में से कोई से 11, 12वां मैं बताता हूँ, एनी अदर यूजफुल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो थोड़ी सी मदद मैंने कर दी है, थोड़ा सा आपने आगे बढ़ना है। तो किबला क्या आप उन 12 में से 8 तक बता देंगे? कॉमर्स, साइंस। पता पहले ये सोचना है कि बंदा मैट्रिक के बाद कहाँ कहाँ जा सकता है, आर्ट्स में, कॉमर्स में, साइंस में, तो वो वाली बातें भी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, CSS होने का बंदा तो कुछ भी कर सकता है। CSS बैचलर्स के बाद होता है? नहीं, बैचलर्स के बाद होता है, बैचलर्स के बाद होता है। रिलीजन, स्पोर्ट्स, रिसर्च। जी बताइए। चैरिटी, सोशल वेलफेयर। ये दोनों एक तो नहीं, कहीं खुदा ना खास्ता अलग अलग हैं। आगे एजुकेशन, पक्का? ठीक है, 9 हो गए। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, गुड, सिर्फ एक रह गया, छा गए। पता नहीं मैं जो गिन रहा था तो मैं 10 तक पहुंचा और एनी अदर मैंने बताया हुआ था। हेल्थ, ठीक है जी। तो कोई और भाई या कोई और बहन? हाँ जी। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, चैरिटी, रिलीजन, एनवायरमेंटल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, हेल्थ, एनी अदर, रिसर्च। 10 हुए। जी, इन कॉमर्स नहीं, कॉमर्स तो आपने कहानी यहीं से शुरू हुई थी, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स से। इसलिए ना निमोनिक बनाने में सबसे ज़्यादा सहूलत है, वरना ये इतने सारे हैं कि ये दो हो जाते हैं, गुम जाते हैं। तो कम से कम बंदा इतना तो सोचे ना कि सी से कौन सा स्टार्ट होता था, तो थोड़ा सा ज़रा ईजी हो जाएगा कि मतलब फिर एस से कौन सा स्टार्ट होता था, इस तरह से करके। तो इस तरह से निमोनिक बनाने इसमें ज़रा रट्टा ज़रा ईजी हो जाता है। आई के अपने चैप्टर में से अक्सर ये पूछा हुआ है। चलें, ये 4 तरह के पॉइंट्स आप करेंगे, आपको मिल जाएगा लाइसेंस। लाइसेंस मिलने से क्या होगा? आप एक नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा बन जाएंगे, फिर सारे काम आपके बाकी सारे उसी तरह से, सिर्फ एक नाम के साथ लिमिटेड शिमिटेड नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्या लाइसेंस रिवोक हो सकता है? रिवोक करने से पहले को आपको नोटिस वोटिस देंगे, आपको बुलाएंगे, आपकी बात सुनेंगे, अगर उसके बाद भी बात ना बनी तो आपको नोटिस दे देंगे। लाइसेंस रिवोक बहुत सारी शराइत की वजह से हो सकता है, कोई सी 5 हमें बताने का शर्फ हासिल करेंगे। किबला तेजी से दोहराते हुए, किबला की बारी आ चुकी है।
कोई से 5 वो बताएं जिससे लाइसेंस रिवोक हो जाता है। कंडीशन लाइसेंस की मीट ना करें तो 2 कंसेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिटर्न एनुअल जो डॉक्यूमेंट भेजने हैं वो ना भेजें। मेंबर एक मिनिमम नंबर से नीचे चले जाएं। बिजनेस साल से ऑपरेशनल नहीं है तो मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग और इस तरह की एक्टिविटीज़ में पाए जाएं तो 5 इन्होंने बातें बताई। 3 मजीद बातें कौन बताएगा? जी 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 3 मजीद बातें और बता दें। ये हो गया टेररिस्ट फाइनेंसिंग। जी हाँ ये हो गया। ये भी हो गया है। अनलॉफुल एक्टिविटीज वगैरह में इन्वॉल्व हो, ठीक है, एक हो गया। कुछ और? पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ कोई काम कर रहे हैं, गुड। अब एक और आपने ऑप्शन बतानी है, मुसीबत टल जाएगी। चलाने वालों के बारे में कोई बात करें, इस इदारे को चलाने वालों पे अगर आपको कोई एतराज़ हो, इस तरह की कोई बात जहन में आ रही हो। SECP अगर कह दे कि जी ये पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, ये सही लोग नहीं है, ठीक है जी, कोई सी 2 इजाफी बातें जी। ठीक है, मेमोरेंडम, आर्टिकल MOA, ये आर्टिकल्स, ये जो डॉक्यूमेंट है, इनके इसके तहत काम करने से रिफ्यूज करते हैं, गुड। रन एंड मैनेज बाय द पर्सन, वो वाले लोग जो कि अकाउंट्स नहीं बना रहे, फ्रॉड कर रहे हैं, मिसफीजेंस कर रहे हैं, मेलफीजेंस कर रहे हैं, गंदे तरीके से चला रहे हैं। तो बातें बहुत सारी हैं, जाहिर है अनफॉर्चुनेटली क्रैमिंग नहीं लगाते तो नंबर कम हो जाते हैं। आप लॉजिक से पेपर में तकरीबन अगर 6 नंबर का सवाल है तो 4 नंबर तक तो ले लेंगे, लेकिन वो इजाफी 2 नंबर जो है ना, उसके लिए हमें फिर क्रैमिंग चाहिए होती है। पेपर में औसतन 23-24 पार्ट्स होते हैं, हर पार्ट में अगर 1 या 2 नंबर मिस हो जाए तो 50 तो यूं ही बन जाते हैं। हर पार्ट में से सिर्फ 2 नंबर मिस हो गए तो आपके 48 नंबर तो गए। तो ना इतने सारे पार्ट्स के अंदर ना एक्यूरेसी बेहतर करने के लिए ना आपको क्रैम करना पड़ेगा, जिसके लिए लिखना पड़ेगा। तो ज़रूर लिखिए, अभी आपके पास फिर वीकेंड पे चांस आ जाएगा। अगर आप किसी दिन लिखने से थोड़ा सा कम रहे तो आप कम से कम ट्यूसडे तक अपने उस रजिस्टर को कंप्लीट करके अगले हफ्ते के लिए दोबारा एक्टिव हो सकते हैं। एक लिस्ट थी, जिस लिस्ट में अगर कुछ होगा तो लाइसेंस रिवोक हो जाएगा। हो गया जी लाइसेंस रिवोक। लाइसेंस रिवोक हो गया। 6 नंबर नहीं 7 नंबर का सवाल है, बताएं अब क्या क्या होगा। शिकार की तलाश। हाँ जी, लाइसेंस रिवोक हो गया। 7 नंबर का सवाल है, एक तफसीली मजमून लिखें कि अब क्या होगा। हाशिया लगाने के इजाफी नंबर नहीं है। ये मैं एमफिल के इम्तिहान देता था, उसमें इंस्ट्रक्शन लिखी होती थी कि हाशिया लगाने के इजाफी नंबर नहीं है। तो मतलब एमफिल लेवल पे भी ना उनको यही है कि बच्चे लाइनें लगा लगा के नंबर, हाशिया वो जो साइड पे लाइंस लगाते हैं ना उसको कहते हैं। तो मैंने कहा इसके इजाफी नंबर नहीं है जी। एक्टिविटीज़ बंद कर देगी कंपनी, एक्टिविटीज़ बंद कर देगी, लेकिन रिकवरीज चालू रखेगी। ठीक है, डोनेशंस नहीं लेंगे, गुड। तमाम अपने एसेट्स, नेट एसेट्स इसी सेक्शन की किसी और कंपनी, प्रेफरेबली सिमिलर लाइसेंस हो, उसको ट्रांसफर कर देंगे, गुड। 90 डेज में ऐसा करेंगे, ये एक और फैक्ट आ गया, ठीक हो गया। 5 साल जो इस कंपनी के लोग 5 साल तक वहां पे नहीं जा सकते जिनको ट्रांसफर कर दिया इन्होंने, गुड। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा ट्रांसफ़र का, तो उसके 15 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को बताएंगे कि भाईजान हमने एसेट्स ट्रांसफ़र कर दिए, हुन दसो, गुड। जब रजिस्ट्रार कंफर्म कर देगा तो 30 दिन के अंदर अंदर 2 में से किसी एक काम की तरफ चल पड़ेंगे। अगर हमारे पास एसेट्स वगैरह अभी पड़े हैं तो वॉलंटरी वाइंडिंग अप की तरफ चले जाएंगे, और अगर सब कुछ साफ हो चुका हुआ है तो सिंपली हम कहेंगे भाई हमारा नाम स्ट्राइक ऑफ कर दें।
अगर ये चीज़ टाइमली ना हो रही हो तो एससीसीपी अपना एडमिनिस्ट्रेटर भेज सकता है। तो खातून ने 7 नंबर जस्टिफाई करने के लिए 8-9 नंबर का वो कर दिया, ज़बरदस्त छा गई हैं। अब आप ये देखें कि जो दिखने में थोड़ी सी बात लगती है उसके अंदर छोटे 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 से बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं। 3 अलग अलग तरह की तारीखें इन्होंने बताई, 2 दफ़ा इदारों की तरफ जाने के बारे में बताया, कुछ रिक्वायरमेंट्स बताई, कुछ एहतियात बताई। इतना सब कुछ बताने के बावजूद भी एक बात रह गई कि आपने नेट एसेट्स ट्रांसफ़र करते हुए पैसे होल्ड। अब ये देखें कि छोटी छोटी सी बातें। आईकैप का मैं एक एग्जामिनर कमेंट पढ़ा था, एक सेक्शन है जो कहता है कि फलाना रजिस्टर ना मेंबर्स आके देख सकते हैं, दिन में कोई से 2 घंटे लोग आके देख सकते हैं। वहाँ साथ एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है कि वो रजिस्टर देखते हुए कंपनी उन पर कोई पाबंदियाँ शाबंदियाँ लगा सकती है। अब ये एक ऐसी गैर ज़रूरी सी लाइन होती है कि बंदा पढ़ के आगे चल पड़ता है। उस सवाल के एग्जामिनर कमेंट में आईकैप ने कहा कि बहुत सारे स्टूडेंट ने वो वाली बात का तो तस्करा ही नहीं किया। यानी वो इस हद तक क्रैमिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपने कोई फैक्ट अगर मिस कर दिया तो वो बिला वजह उसका एक नंबर काट लेंगे। तो बस ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि एक सवाल में कितने फैक्ट्स हैं, और आइडियली अगर आपने एक पॉइंट पढ़ा और उसमें आपको 8 बातें नजर आई तो छोटे छोटे से कीवर्ड्स लिख लिए ताकि आपको हो गया कि हाँ भाई ये 8 बातें मुझे याद रखनी है। जिस तरह से मैंने आपसे कहा कि मैं आपको 1 पेजर की समरी लेकिन एंड ऑफ सेशन पर इंशाल्लाह दे रहा हूँगा, ताकि ऐसा ना हो कि आप अभी से शॉर्टकट की तरफ चले जाएँ। इस वक्त हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और याद करें। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट में किसी पॉइंट में कोई बात जो नहीं समझ आ रही या कोई सवाल? ऑल डन? पक्का? मेरा एक सवाल है, जब हमने नेट एसेट्स ट्रांसफर कर ही दिए दूसरे इदारे को, तो ये नीचे क्यों लिखा है कि अगर एसेट बचे नहीं हुए तो स्ट्राइक ऑफ कर दें और बचे हुए तो वॉलंटरी वाइंडिंग अप की तरफ चले जाएं? क्या हुआ था? हमने अमाउंट रोक ली थी, वो तो थोड़ी सी अमाउंट है ना, वो तो खर्चों के लिए रोकी। हो सकता है बाद में कुछ रिकवरीज हुई हो। असल में होता क्या है, नेट एसेट्स का मतलब क्या है? एसेट बेचो, जो पैसे आए लायबिलिटी सेटल करो, जो बच गया वो नेट एसेट्स हैं। अब समटाइम कुछ एसेट्स से रिकवरी फौरी नहीं होती। आपने लोगों से कहा कि भाई पैसे दो, लोगों ने पैसे देने में 2-3 महीने लगा दिए, फिर आपकी लायबिलिटी, आपका एक लीगल केस था, अभी वो अदालत में चल रहा है। तो समटाइम क्या होता है, आपकी कुछ लाइबिलिटीज या एसेट अगर पेंडिंग रह जाएं और अभी कंपनी की सारी चीज़ें ट्रांसफर ना हो पाई हो, तो फिर आप जाते हैं वॉलंटरी वाइंडिंग अप की तरफ। वो आपकी कंपनी को आहिस्ता 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 करके वाइंड अप आप करते हैं और फिर अपनी लाइबिलिटी सेटल करते हैं, अपने एसेट्स वो क्लियर करके वो सारा कुछ उठा के आप नई वाली कंपनी को दे देते हैं। और अगर आपने पहले ही दिन सब कुछ साफ था, कोई मसला नहीं था, सारे एसेट हाथ में थे, सारी लायबिलिटी सेटल हो गई, पहले ही दिन सब कुछ उठा के दे दिया, तो आपके पास सिवाय उस खर्चे के कुछ नहीं बचा जो आपने एंड पे करना है। तो अब आप सिंपली जाके कहें भाई वाइंडिंग अप की तरफ नहीं जाना, हमने स्ट्राइक ऑफ करो, हमने जो हमारे पास था दे दिया है। जी नहीं, नेट एसेट्स ऑफ द कंपनी, ये जहन में रखना है कि कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी और कंपनी को चलाने वाला है। जी, जो डोनेशन से कंपनी के पास आ गया वो कंपनी का पैसा है, और उस डोनेशन से फॉर एग्जांपल मैं एक इदारे को जाके कहता हूँ कि ये मेरा 1 करोड़ लें, आप इससे अच्छे अच्छे काम करें। उस 1 करोड़ से अगर वो कोई ज़मीन खरीदें, वो कोई कुर्सियाँ खरीदें, वो कोई पंखे खरीदें, तो वो पंखे भी उनके हैं, वो कुर्सियाँ भी उनकी हैं, वो ज़मीन भी उनकी है। वो 1 करोड़ जब मैंने दे दिया तो मेरी तरफ से चला गया, अब वो उस इदारे की प्रॉपर्टी बन गया है। अब उस पैसे से जो वो इदारा बनाएगा वो उनका है, वो डोनर्स का नहीं है, सारा ट्रांसफर हो जाता है। लायबिलिटी पे करना जरूरी है, ये डिपेंड करता है कि अगली वाली कंपनी इस पे तैयार है या नहीं। तो समटाइम आप नेट एसेट्स ट्रांसफर करते हैं कि ये पैसे हाथ में और इससे हमने वो लायबिलिटी पे करनी है, तो तुम खुद से वो लायबिलिटी पे कर देना। एक बैंक का लोन आपका चला आ रहा है, तो हो सकता है आप बैंक का लोन क्लियर ना करें, नए वाले बंदों को आप अपने पैसे दे के कहें ये पैसे हैं और वो एक बैंक का लोन है, तो आप एसेट भी ट्रांसफर कर दें, लायबिलिटी भी ट्रांसफर कर दें। तो इसलिए उन्होंने इसको सेग्रीगेट नहीं किया एसेट्स और लायबिलिटी, उन्होंने कहा नेट एसेट्स ट्रांसफर कर दें। तो नेट एसेट्स में ऑटोमेटिकली वो लायबिलिटी से सेटलमेंट हुई हुई है। ऑल डन? पक्का? जी बिल्कुल, ये एसेट असल में आपने एसेट्स नहीं ना दिए, आपने नेट एसेट्स दिए हैं। उन एसेट्स पे उनका हक ही तब है जब वो लायबिलिटीज भी एक्सेप्ट करें। ऐसे ही जैसे मरने वाले की जो विरासत है, वो जिनको एसेट मिलते हैं अकॉर्डिंगली उसके साथ जुड़ी हुई लायबिलिटीज भी मिलती हैं, बस रूल ये है कि एसेट से ज़्यादा की लायबिलिटीज नहीं मिलती। डन? चलें आगे चलते हैं।
अब इस चैप्टर में कुछ ऐसी बातें शुरू हो गई हैं जो कंपनी की रजिस्ट्रेशन और उससे रिलेटेड वाली बातें हैं, जो आइडियली किसी और चैप्टर में होती, लेकिन 2-3 इंडिविजुअल सेक्शंस का हम जिक्र कर सकते हैं और फिर हम अपनी दूसरी डिस्कशन भी करेंगे आज इंशाल्लाह। प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन तो बताएं, तो मैं इतनी देर से तो टॉपिक बाय टॉपिक पूछ तो रहा था। जी बताइए। जी एक मिनट, मैं ज़रा पिछले जुमले पे एतराज़ कर लूँ। प्राइवेट कंपनी को हर किसी इजाज़त नहीं है कि वो अपने फैमिली मेम्बर्स को दे सकते हैं। हाँ, अगर सारे मेंबर्स मान जाएं तो फिर दे सकते हैं। तो ये एक कॉमन परसेप्शन है कि प्राइवेट कंपनी तो जो मर्जी अपने रिश्तेदारों वगैरह को शेयर दे दे। नहीं, अगर तो हैं ही 3 रिश्तेदार, 3 भाई हैं और तीनों ने मिलकर शेयर खरीदे हैं और तीनों भाई रिश्तेदारों को दे रहे हैं, तो तीनों की रजामंदी से ये सारा हो रहा है। तो रूल ये है कि कंपनी के मेंबर्स की रजामंदी होनी चाहिए, उसके बगैर नहीं होगा। सेक्शन 76 प्राइवेट कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर करने के ऊपर बात करता है, उसको हमने फिर फॉलो करना होगा। आगे जुमला। जी, क्या एक पब्लिक कंपनी लिस्ट हुए बगैर अपने शेयर्स दे सकती है फैमिली एंड फ्रेंड्स को? वो किसी को भी शेयर दे सकती है, फैमिली एंड फ्रेंड को दे सकती है, बाहर के बंदों को दे सकती है। लिस्टेड और अनलिस्टेड में वाहिद फ़र्क ये है कि लिस्टेड के पास एक एवेन्यू है, स्टॉक एक्सचेंज, कि वहाँ और एसेट्स की बाइंग एंड सेलिंग हो रही हो, जबकि अनलिस्टेड को ढूंढना पड़ेगा। मेरे पास अगर एक अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स हैं ना और मैं बेचना चाहता हूँ, तो मुझे अपने दोस्तों को फ़ोन करके पूछना पड़ेगा मेरे पास शेयर्स पड़े हैं खरीदने। लेकिन मेरे पास लिस्टेड कंपनी के शेयर है, मसले कोई नहीं, स्टॉक एक्सचेंज नामी मार्केट जाऊँ, वहाँ 100 बायर मौजूद है उस शेयर का। तो सिर्फ फ़र्क इसकी लिस्टिंग का है, यानी कि पब्लिक कंपनी हमेशा ओपनली अपने रिश्तेदारों को या बाहर के लोगों को जब मर्जी शेयर ट्रांसफ़र करना चाहे कर सकती है। उसके शेयर खरीदने बेचने पे कभी कोई ममानियत नहीं है। वो वाली पब्लिक कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज पे अपने आप को रजिस्टर करा लेती है, तो एक मार्केट अवेलेबल हो जाती है कि उसका शेयर बेचना ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि वो एक मार्केट में मौजूद है। यानी अगर मैंने ये रोस्टम बेचना है तो मैं किसी और जगह जाके बेचूंगा, मुश्किल होगा, लेकिन अगर मैं लकड़ी की मार्केट में जाके बेचूंगा तो आसान हो जाएगा। तो जो अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर करवा लेता है, उसकी कंपनी के शेयर्स बेचना आसान हो जाता है। डन। तो पब्लिक कंपनी किसी भी तरह की अपने शेयर्स ट्रांसफ़र कर सकती है, पब्लिक को इनवाइट भी कर सकती है। बस लिस्टेड कंपनी को सहूलत थोड़ी ज़्यादा है कि उसकी रिकग्निशन ज़्यादा होती है, लोग उस पर भरोसा ज़रा ज़्यादा कर लेते हैं। डन। चैप्टर 6 में जाके देखेंगे कि अगर एक पब्लिक कंपनी बगैर लिस्टिंग के भी आवाम को शेयर इशू करे तो वो भी एक डॉक्यूमेंट उठा के जमा कराती है, वो आगे जाके पढ़ेंगे। जी क्लियर। कुछ चैप्टर 1 के कॉन्सेप्ट हैं जो चैप्टर 2 या बाकी आगे के चैप्टर्स में डिस्कस होने चाहिए, लेकिन अब चूंकि हम चैप्टर 2 में दाखिल होने वाले हैं तो हम इन कॉन्सेप्ट्स को देखते चले जाएंगे। मैं थोड़ा सा आगे आपको कुछ और चीज़ें दिखा दूं जो अभी हम लोगों ने होल्ड करनी है। ये लॉ एंड गवर्नेंस ऑफ कंपनी, सेकंड पेज पे ये एक टेबल बना हुआ है। सिर्फ एक दिन और गुजरना है इंशाल्लाह, उसके बाद ये आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा। मैं अभी इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं कर रहा, क्योंकि इसका ताल्लुक थोड़ा सा चैप्टर 2 की अंडरस्टैंडिंग, शुरू वाली अंडरस्टैंडिंग, तो आपके लिए ज़रा ईजी हो जाएगा। फिर चैप्टर 1 के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो चैप्टर 8 में जाके डिस्कस करेंगे हम। वोटिंग राइट एक डेफिनेशन है, वो हम चैप्टर 8 में जाके देखेंगे कि वोटिंग राइट क्या है, वोटिंग राइट किसे कहते हैं, और ये वोटिंग, प्रॉक्सी, वीडियो लिंक, ये क्या अजीब अजीब सी बातें हो रही हैं। तो ये चैप्टर 1 में टू अर्ली है कि हम इसके ऊपर डिस्कशन करें। फिर चैप्टर 4 में जाके हम ऑफिशियल की डेफिनेशन हमें ज़रा ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। इसमें अलग अलग लोगों का जिक्र हो रहा है जिनका चैप्टर 4 ने हमें ज़रा ज़्यादा डिटेल से बताया है। बोर्ड की डेफिनेशन देख लें ना देख लें बात बराबर है। इन रिलेशन टू अ कंपनी मीन्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। तो ये चैप्टर 1 में कुछ मिसक्लेनियस छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको अभी हम होल्ड कर रहे हैं। चैप्टर 1 में इन चीज़ों के अलावा जो बाकी चीज़ें हैं, अब ज़रा उनको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। लें जी, सेक्शन 9 हमने कंपनी क्यों बनानी है, हमें बड़ी अच्छी तरह से रीज़न समझ आ गई है कि लिमिटेड लायबिलिटी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है। हमें समझ आ गया है कि हम सेपरेट लीगल एंटिटी की तरफ जाते हैं। तो ज़्यादातर लोग इसलिए कंपनी बनाते हैं कि वो इन फीचर्स को अवेल करना चाहते हैं। बट लॉ ये कहता है कि जो खुशी से बना रहे हैं वो अपनी जगह, कुछ लोगों को लॉ ने कहा है ज़बरदस्ती कि आपने लाजमी कंपनी बनानी है। अगर 20 से ज़्यादा लोग
यहाँ लिख देते हैं, अगर 20 से ज़्यादा लोग मिलजुल के कोई बिजनेस कर रहे हैं पाकिस्तान में, चाहे वो पार्टनरशिप है, चाहे वो किसी भी और किस्म की एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, अगर 20 से ज़्यादा लोग हैं और अगर वो कर रहे हैं बिजनेस, तो कंपनी लॉ ये कहता है कि आप पे वाजिब है कि आप कंपनी के तौर पर रजिस्टर हो जाएं। तो पाकिस्तान में कोई भी बड़ा बिजनेस बगैर कंपनी बने नहीं चलेगा। बड़ा बिजनेस पैसों वाइज बड़े बिजनेस को नहीं कह रहा, मेंबर्स वाइज। तो अगर एक कंपनी के मेंबर्स 20 से ज़्यादा हैं तो उनके लिए वाजिब है कि वो क्या करें, वो लाजमी कंपनी बना लें। ये कहते हुए लॉ ने फिर इसकी कुछ एक्सेप्शंस बताई। उन्होंने कहा कुछ केसेस में आप इस रूल को वॉयलेट कर सकते हैं। एक्सेप्शन नंबर 1, जॉइंट फैमिली बिजनेस। अगर एक जॉइंट फैमिली है और वो एक जॉइंट फैमिली बिजनेस रन कर रहे हैं, एक फैमिली है फ़र्ज़ करें चीमा फैमिली, और वो अपने चीमा फैमिली का जो आबाओ अजदाद का कारोबार है पुरखों से आया हुआ, उसी को आगे बढ़ाए जा रहे हैं, तो ये एक ऐसी जॉइंट फैमिली है जो अपना ही जॉइंट फैमिली बिजनेस कर रहे हैं। तो अगर एक फैमिली अपना ही जॉइंट फैमिली बिजनेस करे तो भले उनके 40 मेंबर्स हों, भले 50 मेंबर्स हों, लॉ को कोई एतराज़ नहीं है, घर की बात है। हमने कहा जब भी 20 से ज़्यादा लोग मिलकर कारोबार कर रहे हैं उन्हें क्या करना है, कंपनी बनानी है। लेकिन अगर एक ही जॉइंट फैमिली अपना जॉइंट फैमिली बिजनेस कर रहे हैं तो उनको फिर उसको रजिस्टर कराने की ज़रूरत नहीं है। जॉइंट फैमिली कैसे कहते हैं, सी लॉ बताना भूल गया। जब इन्होंने नहीं बताया तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं। तो भाई क्या ये नहीं होगा कि हमें कुछ रिश्तेदार बता के कहे ये बिज़नेस कर रहे हैं और हम बैठ के सोचेंगे वो रिश्तेदार जॉइंट फैमिली बनते हैं या नहीं बनते। तो जॉइंट फैमिली मतलब जॉइंट फैमिली। तो अगर एक जॉइंट फैमिली, कंबाइंड फैमिली अपना कंबाइंड फैमिली बिजनेस रन कर रहे हैं तो उनको अलाउड है 20 से ऊपर चले जाएं, कोई मसला नहीं। फिर एक एक्सेप्शन आती है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा जॉइंट फैमिलीज मिलकर काम कर रही हैं, एक जॉइंट वेंचर है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा जॉइंट फैमिलीज मिलजुल के काम कर रहे हैं, चीमों की फैमिली और खोखरों की फैमिली। तो खोखर और पता नहीं आपस में लड़ते तो नहीं है, ये कास्ट एक दूसरे की दुश्मन तो नहीं, पता लगे मैं 2 ऐसी वो जातें बता दूं या 2 ऐसे वो जो आपस में लड़ते हो बहुत ज़्यादा। तो ठीक है जी, जो चीमा हजरात की फैमिली और खोखर हजरात की फैमिली, अब ये 2 जब जॉइंट फैमिलीज हैं, ये मिलजुल के बिजनेस कर रहे हैं, इनके भी 40 मेंबर्स हैं। अकेले होते तो फिर तो कोई मसला नहीं था। अब ज़्यादा जॉइंट फैमिलीज हैं तो लॉ ने कहा कि ठीक है, एक गुंजाइश है, अगर बच्चों को हटा दें, हम एक्सक्लूड कर दें माइनर्स को और बड़ों को गिने और वो 20 के अंदर हो तो ठीक है। अब आप 20 से ऊपर इस वजह से गए कि बच्चे भी आप काउंट कर रहे थे तो फिर अलाउड है। तो इसमें तो भले जो एडल्ट मेंबर्स हैं, बड़े मेंबर्स हैं, मैच्योर मेंबर्स हैं, वो बेशक चले जाएं 20 से ऊपर, कोई मसला नहीं अगर एक ही फैमिली है। लेकिन अगर 2 या 2 से ज़्यादा जॉइंट फैमिलीज मिलजुल के बिजनेस कर रहे हैं तो उनके टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स बच्चों को माइनस करके अगर 20 के अंदर रहते हैं बड़े मेंबर्स और बच्चे मिला के 20 क्रॉस हो जाते हैं तो कोई मसला नहीं, लॉ ने कहा आप बिजनेस कर सकते हैं, ईजी है। जब बच्चे बड़े हो जाएं और बड़े 20 से ऊपर चले जाएं तो ये इलीगल एसोसिएशन बन जाएगी, ठीक है, इन्हें कंपनी बनानी पड़ेगी। यानी कि अगर आप कंपनी बनाना वाजिब हुआ है आप पे और आप कंपनी नहीं बना रहे तो ये कहलाएगा इलीगल एसोसिएशन, गलत एसोसिएशन। डन। तीसरा, एनी अदर लॉ, आप किसी और लॉ में रजिस्टर हुए हुए हैं। भाई आप बैंकिंग कंपनी के लॉ में रजिस्टर हुए हुए हैं, अब आप भले 20 से ऊपर हैं, आप तो ऑलरेडी पाकिस्तान के एक लॉ में रजिस्टर हैं। आप इंश्योरेंस के लॉ में रजिस्टर हुए हैं, आप फलाना के लॉ में रजिस्टर हुए हैं, आप फलाना के लॉ में रजिस्टर हुए हैं। तो अगर 20 से ज़्यादा बंदे बिजनेस कर रहे हैं और वो पाकिस्तान में किसी और कानून के तहत ऑलरेडी एक रजिस्टर्ड इदारा बना के बैठे हुए हैं तो उनको कंपनी बनाने की ज़रूरत नहीं है सिवाय पार्टनरशिप एक्ट के। यानी अगर ये 20 से ज़्यादा बंदे पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर हुए हुए थे तो ये रजिस्ट्रेशन काफ़ी नहीं है, वो हल्का लॉ है, हम उसको कानूनी ज़्यादा अहमियत नहीं देते। तो पार्टनरशिप को छोड़ के बाकी किसी भी लॉ में रजिस्टर हो गए, आपको ज़रूरत नहीं है कंपनी बनाने की। लेकिन अगर आप कहें कि हम रजिस्टर्ड पार्टनरशिप के लॉ में हैं तो ये इतना काफ़ी नहीं है, आपको कंपनी लॉ के अंदर आना पड़ेगा। ये बात समझ आ गई। चौथा, प्रोफेशनल्स। अगर कुछ प्रोफेशनल्स की पार्टनरशिप है, प्रोफेशनल्स कहते हैं जो किसी प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर हो। प्रोफेशनल बॉडी की डेफिनेशन हम तकरीबन अपने सिलेबस के आखिरी दिनों के आसपास देखते हैं। तो प्रोफेशनल्स कहते हैं ये जो अकाउंटेंट, डॉक्टर्स, बैंकर्स, इंजीनियर्स जो कोई ख़ास किस्म की फ़नी तालीम हासिल कर रहे होते हैं जिसमें कोई स्पेशलिस्ट स्किल होती है।
तो ये सारे प्रोफेशनल्स हैं। अगर प्रोफेशनल्स जो किसी प्रोफेशन के अंडर आते हैं ये मिलके अपनी फर्म बना लें, लॉयर अपनी फर्म बना लें, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपनी फर्म बना लें, तो ये भले 20 से ऊपर चले जाएं, कोई मसला नहीं। एक्सेप्शन का मतलब होता है कि हम एक रूल के अगेंस्ट पढ़ रहे हैं। तो रूल क्या है? 20 से ज़्यादा मेंबर लाजमी कंपनी बना लें, लेकिन इन 4 केसेस में अगर आप 20 से ज़्यादा हैं तो आपको कंपनी बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्या बात सबको समझ आ गई? अगर आप ऐसा करेंगे तो आपने इलीगल एसोसिएशन बनाई है, लॉ ने बड़ा मजाकिया सा जुर्माना किया। एक तो वो छोटा सा नॉमिनल सा जुर्माना कर दिया, वो कहते हैं जी 5000, और समटाइम वो लेवल 1 पेनल्टी की बात करते हैं। दूसरा वो कहते हैं आपको पर्सनल लाइबिलिटी होगी, यानी अगर आपने कंपनी ना बनाया तो आप पर्सनली लायबल हो जाएंगे। हालांकि ये सब तो ऑलरेडी पर्सनली लायबल है। तो 12 लॉ ने इस पे बात की। जल्दी से सेक्शन के अल्फाज देख लेते हैं ताकि हम आगे चलें। नो एसोसिएशन, पार्टनरशिप और एंटिटी ऑफ मोर देन 20% शैल बी फॉर्म फॉर कैरिंग ऑन एनी बिजनेस फॉर गेन। कोई भी एसोसिएशन, पार्टनरशिप, इदारा जो 20 से ज्यादा हो नहीं बनेगा कोई बिजनेस करने के लिए विदाउट रजिस्ट्रेशन एज कंपनी अंडर कंपनी एक्ट के तहत। कंपनी बने बगैर आप ऐसा नहीं कर सकते। पेनल्टी होगी आपको लेवल 1 की, और आप लायबल हो जाएंगे पर्सनली फॉर ऑल लाइबिलिटीज। जो पहली दफा सी लॉ पढ़ रहे हैं उनके लिए ये लफ्ज नया है, लेवल 1। कंपनी लॉ ने एक बड़ा अच्छा काम किया, बजाय इसके कि कहें इस चीज़ का 3000 जुर्माना है, इस चीज़ का 25000 जुर्माना है, इस चीज़ का 2 लाख जुर्माना है, इस चीज़ का 5 करोड़ जुर्माना, 3 लेवल डिफाइन कर दिए सेक्शन 479 में, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। उन्हें डिफाइन कर दिए कि जी लेवल 1 इतनी पेनल्टी होती है, लेवल 2 इतनी पेनल्टी होती है, लेवल 3 इतनी। मतलब जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, सिर्फ मोटा मोटा आपको जहन में रहे, लेवल 1 चंद हज़ार तक की पेनल्टी को कहते हैं, लेवल 2 चंद लाख तक की पेनल्टी को कहते हैं, और लेवल 3 चंद करोड़ तक की पेनल्टी को कहते हैं। तो लॉ ने इनकी लिमिट्स बताई हुई हैं कि यहाँ से यहाँ तक लेवल 1, यहाँ से यहाँ तक लेवल 2, यहाँ से लेके यहाँ तक लेवल 3। फिर इनकी पर डे पेनल्टी भी लॉ में डिफाइंड है। ना वो सेक्शन सिलेबस में है, ना हमें ये जानना ज़रूरी है कि लेवल 1 कितने को कहते हैं। बस लेवल 1 का मतलब है दर्जा अव्वल का जुर्माना, हल्का जुर्माना, लेवल 2 दरमियाना जुर्माना, और लेवल 3 बड़ा जुर्माना। तो अच्छी बात है, हमें अलग अलग पेनल्टीज नहीं बताई। अब इसका मतलब है लेवल 1 जितने हज़ार के बीच में गोल गोल घूम रहा है, उस वक्त अदालत देखेगी कि जो जुर्म हुआ है वो किस लेवल का हुआ, और उनके पास एक रेंज आ जाएगी कि उस रेंज के बीच में जितना उन्हें मुनासिब लगेगा वो जुर्माना कर सकते हैं। तो अगर एक इदारा गलत तरीके से चल रहा है तो उस इदारे को क्या होगा? लेवल 1 का फाइन। तो लेवल 1, 2, 3 जब भी नजर आए इस पर दुखी नहीं होना। हाँ, कुछ जगह लेवल 1 नजर आएगा, कुछ जगह 2, कुछ जगह 3। एंड ऑफ सेशन पे मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगा जिसमें लेवल 1 सारे इकट्ठे हुए होंगे, लेवल 2, लेवल 3, लेकिन अभी नहीं, सेशन एंड पे, ताकि कुछ तो हो ना, आगे जाने की मोटिवेशन हो। एंड पे जाएंगे तो वो हमें बूटियाँ मिलेंगी, हमें जो है ना एक एक सफ़े पे सब कुछ मिलेगा। क्योंकि बहुत जल्दी अगर हम उस तरह की शॉर्टकट पे शिफ्ट हो जाएं तो फिर लोगों का ना दिल पढ़ने से उचाट हो जाता है, और ऐसे में फिर वो नहीं चाहेंगे कि वो आगे की तरफ जाएं। तो ये उस तरह की लिस्टें जो हम गायब कर लेते हैं, यानी एंड ऑफ सेशन में बच्चों को दी और उसके बाद ऐसे गायब हुई कि वो बिल्कुल सिरे से गायब हो जाएगी। तो अब आप अगर किसी सीनियर बच्चे से पूछेंगे वो लिस्ट कौन सी है वो वाली, तो शायद आपको आराम से ना मिले। तो ये जो है ना हमारा एक बड़ा खुफिया सा वो है कि एंड ऑफ सेशन पे अचानक से लोगों को लिस्टें दी और फिर वो लिस्टें ऐसे गायब होती हैं उन्हें पता ही नहीं लगता। वो गूगल ड्राइव पर डाल देते हैं, पीछे से गूगल ड्राइव का लिंक गायब कर देते हैं, लोग टकरे मारते रह जाते हैं, वो लिस्ट गायब हो जाती है। किसी ने इसलिए डाउनलोड नहीं की होती कि वो उस लिंक पे पड़ी हुई है। तो ऐसे में वो सोशल मीडिया पे जाने से महफूज रहती है, और अगली दफ़ा बच्चे पहले दिन से आगे तक सीरियस होकर पढ़ते रहते हैं। नहीं जी, क्या बात समझ आ रही है? कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एक्सेप्शंस, कहाँ कहाँ इजाज़त है? कोई सोसाइटी, बॉडी, एसोसिएशन अदर देन पार्टनरशिप जो फॉर्म या इनकॉर्पोरेट हुई अंडर किसी और पाकिस्तानी लॉ में अगर आप रजिस्टर हुए हैं, ओके है। जैसे मैंने कहा बैंकिंग, इंश्योरेंस वगैरह। कोई जॉइंट फैमिली है जो जॉइंट फैमिली बिजनेस कर रही है, ओके। एक पार्टनरशिप है 2 या 2 से ज़्यादा जॉइंट फैमिलीज की, जहाँ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जो है उन फैमिलीज की एक्सक्लूडिंग माइनर मेंबर्स डज नॉट एक्सीड 20। एंड फाइनली partnership formed to carry on practice as lawyer, accountants or any other professional where practice as limited liability company not permitted under relevant law। वो लोग जो कि पार्टनरशिप बना के चल रहे हैं और उनके कानून में लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी बनाना इजाज़त नहीं है। ICAP के मुताबिक फॉर प्रोवाइडिंग ऑडिट सर्विसेज आप एक लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी नहीं बना सकते, वरना जब ऑडिटर को होगा ना मेरी लाइबिलिटी लिमिटेड है, वो तो आतंक मचा देगा। तो उसको ये डर रहना चाहिए कि मेरी लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। तो एक सेक्शन हम लोगों ने देखा जो बता रहा है कि क्यों कंपनी बनाना जरूरी होता है। ऑब्लिगेशन और टू रजिस्टर सर्टेन एसोसिएशन एज कंपनीज। क्लियर? इस तरह के 2-3 और सेक्शन देखते हैं। कंपनी बनेगी कैसे?
चंद लोग इकट्ठे होकर कंपनी बनाएंगे, वो चंद लोग कितने होने चाहिए? सिंगल मेंबर कंपनी में कितने लोग होने चाहिए? ज़ाहिर एक होना चाहिए। इससे आगे इन्होंने बता दिया, इन्होंने कहा सिंगल मेंबर कंपनी एक बंदे के साथ बन सकती है, प्राइवेट के लिए कम से कम 2 बंदे चाहिए और पब्लिक कंपनी के लिए कम से कम 3 बंदे चाहिए। तो कम से कम इतने लोग इकट्ठे होंगे और कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह, कुछ चीज़ें वगैरह साइन शाइन करके इदारों को यानी कि रजिस्ट्रार को जमा कराएंगे और कहेंगे हमने कंपनी बनाना है। अब ऐसे में पब्लिक कंपनी 3 बंदों से चल रही है, तो हो सकता है किसी भी टाइम पे उसके नंबर थोड़े से कम रह जाएं, 2 रह जाए, कंपनी कुछ ना कुछ चला तो लेंगे। हो सकता है 2 वालों का 1 बंदा चला जाए, फिर कितने रह जाए, तो कंपनी चलती रहेगी किसी हद तक, टूटी बज्जी जैसे भी। लेकिन जिनका 1 है, अगर वो 1 ही चला गया तो आउट हो जाएगा काम। तो एसएमसी को एक एडिशनल काम करना होता है कि एक नॉमिनेशन जमा करानी होती है। जब वो कंपनी को रजिस्टर करा रहे होते हैं तब बताना होता है कि अगर मेरी अचानक से डेथ हो जाए या किसी वजह से ये कंपनी में मेंबर सिंगल ख़त्म हो जाए, तो मेरे ये जो कंपनी है और जो इसके असासे हैं वो कुछ अरसे के लिए डिवॉल्व हो जाएंगे मेरे उस नुमाइंदे को। यानी हो सकता है वो अपने भाई का नाम ले दे, हो सकता है वो किसी रिश्तेदार का नाम दे दे कि अगर मेरी एकदम से डेथ हो जाए तो ये भाई साहब आके इसको संभालेंगे और जब तक मेरे बच्चों को मेरे असासे ट्रांसफ़र नहीं हो जाते तब तक कंपनी के मामलात को ये देखेंगे। तो वो जो भाई साहब आएंगे उन्होंने उस कंपनी के शेयर्स बच्चों तक मुंतकिल कराने होंगे। अगर तो एक बंदे से एक ही को शेयर्स चले जाएँ तो एसएमसी ही रहेगी। अगर एक से ज़्यादा बंदों को चले जाएँ तो फिर आपको उसको कन्वर्ट करवाना पड़ेगा प्राइवेट कंपनी में, सादा प्राइवेट कंपनी में। बात समझ आई? फॉलोइंग नंबर ऑफ पर्सन एसोसिएटेड फॉर लॉफुल पर्पज में बाय सब्सक्राइबिंग देयर नेम टू मेमोरेंडम, अपने नाम वगैरह मेमोरेंडम टाइप के डॉक्यूमेंट में सब्सक्राइब करके लिख के और सेक्शन की रिक्वायरमेंट, एक्ट की रिक्वायरमेंट पूरी करके 3 बंदे पब्लिक में, प्राइवेट में 2 और सिंगल मेंबर में 1 ये कंपनी को रजिस्टर करा सकते हैं। फॉर सिंगल मेंबर कंपनी मेमोरेंडम का जो सब्सक्राइबर है, अब मेमोरेंडम आर्टिकल ये 2 डॉक्यूमेंट है जब शुरू में जमा कराते हैं, चैप्टर 2 का नाम ही मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स है, तो उधर हम जरा और ज़्यादा समझेंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स क्या हैं। सिंगल मेंबर कंपनी में आप एक नॉमिनेट कर देंगे एक बंदे को जो इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ सोल मेंबर, अगर उस मेंबर की डेथ हो जाए तो क्या रिस्पॉन्सिबल होगा? ट्रांसफर कर दे शेयर्स टू लीगल हेयर सब्जेक्ट टू सक्सेशन अंडर इस्लामिक लॉ। अगर तो मरने वाला मुस्लिम है तो इस्लामिक कवानीन के तहत उसकी विरासत बच्चों में तकसीम करने के लिए, ये शेयर्स भी तो एसेट है ना, ये भी तो विरासत में जाएंगे। और अगर नॉन मुस्लिम है तो जो भी उसका रेलेवेंट लॉ होगा जो डिफाइन करता होगा विरासत के रूल को, हम उसको फॉलो करेंगे। एंड दूसरे की काम क्या करेगा? मैनेज द अफेयर्स ऑफ कंपनी एज अ ट्रस्टी टिल सच टाइम द टाइटल ऑफ शेयर्स आर, जब तक शेयर्स ट्रांसफर नहीं हो जाते तब तक कंपनी की बागदौड़ संभाल के रखेगा। तो सिंगल मेंबर कंपनी में बंदा अपना एक नुमाइंदा नामजद कर देगा कि अगर मुझे अचानक कुछ हो जाए तो वो भाई साहब दरमियान में केयर टेकर गवर्नमेंट बन के आएंगे और असली नुमाइंदों तक चीज़ पहुंचाने के लिए वो जद्दोजहद करेंगे, और जब असली नुमाइंदों तक चीज़ पहुंच जाएगी तो वो भाई साहब साइड पे हो जाएंगे। जैसे इस वक्त पाकिस्तान अपने असली वारिस की तलाश में है, असली वारिस बनाया जा रहा है। हीरोज आर नॉट बॉर्न, हीरोज आर मेड, ठीक है? तो बॉर्न हीरो के साथ हमने गुजारा कर लिया, अभी हीरो बनाया जा रहा है, हीरो को ज़रा चमकाया जा रहा है, तो हीरो को तैयार किया जा रहा है ताकि वो आप पे हुकूमत कर सके। अगर ट्रांसफ़र एक से ज़्यादा लीगल हेयर्स को तो कंपनी शैल सीज टू बी एसएमसी और ये फॉलो करेगी कन्वर्जन प्राइवेट कंपनी का प्रोसेस। सेक्शन 46 ने बताया, हमारे सिलेबस में नहीं है। मेजॉरिटी बातें तो ऐसी हैं जो ब्रेक लग जाती है, हम बात करने लगते हैं एकदम से, मैं कहता हूँ यहाँ तक समझ आई, अब आगे चलें, आप कहते हैं हाँ सर, मैं कहता हूँ आगे सिलेबस में ही नहीं। तो ये बड़ा मासूम सा क्यूट सा सिलेबस है, इससे पहले कि आईकेएप को समझ आए कि जो है ना ये बोंगी हो गई हमसे, तो इससे पहले कि वो इसको बीलॉ में मर्ज करके और एक बड़ा सा पेपर बना दें, तो अच्छा है जल्दी जल्दी से इसे निकालें और आगे की तरफ सफ़र जारी हो आपका इंशाल्लाह। ये बात समझ आ गई? अब कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे होगी, कंपनी बनेगी कैसे, ये बनने वाले काम को मैं होल्ड करता हूँ। पहले मैं एक सेक्शन बता दूँ, फिर हम स्टेप्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन की तरफ आ जाते हैं। लायबिलिटी फॉर कैरिंग ऑन बिजनेस विद लेस देन मिनिमम मेंबर्स। आपके मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स याद हैं कितने थे? पब्लिक में 3, प्राइवेट में 2 और एसएमसी में 1। तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर से नीचे अगर आप चल रहे हैं, अब एसएमसी 1 से नीचे तो 0 होता है, तो इसको तो साइड पे कर दें। अगर एक प्राइवेट कंपनी 2 से कम और बाकी कंपनियां 3 से कम पे ऑपरेट कर रही हो, तो इसका मतलब है कि कंपनी उतने मेंबर से नहीं चल रही जितने लॉ ने बताए हुए। अब ऐसा नहीं है कि हम फौरन से कंपनी को फांसी दे देंगे,
हो सकता है एकदम से एक बंदे की डेथ हो गई और कंपनी नंबर्स गिर गए हों, हो सकता है कोई और वजह हो जिसकी वजह से आप फॉलो ना कर पा रहे हो। अगर एक कंपनी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर से नीचे चली जाए और 180 दिन लगातार कम से कम गुजर जाएं इस हालत में कि कंपनी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर से नीचे है, तो जैसे ही 181st डे तुलू होगा कंपनी को कह दिया जाएगा कि ये गलत लोग हैं, गलत तरीके से चला रहे हैं। अब वो जितने अरसे तक चलाते रहेंगे, जैसे ही 180 दिन गुजर गए उसके बाद उनकी जितनी भी एक्टिविटी है वो गलत एक्टिविटी काउंट होगी और ये मेंबर्स की पर्सनल लायबिलिटी बन जाएगी। वरना क्या होता है, कंपनी की शील्ड ऊपर है, कंपनी लायबल है, मेंबर लायबल नहीं होते। लेकिन अगर एक इलीगल एसोसिएशन चल रही है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर से नीचे आप चल रहे हैं और आप बिल्कुल बेशरम होकर चली जा रहे हैं और आपने तकरीबन 6 महीने और एवरेज गुजार दिए हैं और अभी तक आपने नंबर ऑफ मेंबर्स बेहतर नहीं किए, रिस्टोर नहीं किए, तो लॉ ये कहता है कि जैसे ही 180 दिन गुजर जाएंगे वो तमाम टाइम पीरियड जिस वक्त आपने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर से नीचे गुजारा उस दौरान होने वाले डेट्स के लिए, लोन्स वगैरह के लिए वो मेंबर्स जो चला रहे थे कंपनी को उस टाइम पे वो पर्सनली लायबल होंगे। सिर्फ ये साबित हो जाए कि उन्हें पता था कि कंपनी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर से नीचे पे ऑपरेट कर रही है। अगर वो साबित कर देंगे नहीं जी वो एक बंदा मर गया था, हमें तो पता ही नहीं लगा था, बड़े अरसे तक हम तो ढूंढ रहे थे, हम तो देखें, हमने तो थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई हुई है कि जी साडा बंदा गवाचा हुआ है, तो अगर वो साबित कर दें कि उन्हें नहीं पता लगा मिनिमम से नीचे चले गए तो बच जाएंगे। अदरवाइज अगर ये साबित हो जाता है कि इन्हें पता था ये मिनिमम से नीचे हैं, ये 180 दिन से ऊपर भी गुजार चुके हैं, इन्होंने अपनी हालत बेहतर करने की कोशिश नहीं की, तो उस दौरान कंपनी की जो लिमिटेड लायबिलिटी वाली चीज़ है वो ख़त्म हो जाएगी और मेंबर्स पर्सनली लायबल हो जाएंगे कंपनी के एक्शंस के लिए। डन। कब तक लायबल रहेंगे? जब तक मिनिमम नंबर रिस्टोर नहीं होते। 178 दिन तक कंपनी मिनिमम से नीचे चलती रही और 179 डे पे रिस्टोर हो गए तो कोई गुनाह नहीं है, चाहे अगले दिन ही नंबर दोबारा से कम हो जाए, फिर 180 दिन का टाइम शुरू हो जाएगा। तो अगर लगातार 180 दिन गुजार दिए मिनिमम से नीचे तो फिर लायबल हो जाएंगे वो लोग जो कंपनी को चला रहे थे उन सारे कामों के लिए। जी, अगर 185 डे पे उन्होंने दोबारा रिस्टोर कर लिए तो डे 0 से या 1 से लेके 184.99 तक, जिस दिन तक उनके मेंबर रिस्टोर नहीं होते, उस दौरान के कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए वो मेंबर जो उस दौरान मौजूद थे जिंदगी भर लायबल रहेंगे। उस दौरान होने वाला, क्योंकि उन्होंने वो गलत इदारा चला रहे थे, वो सही नहीं था, तो उस दौरान वो टाइम ही खत्म हो जाएगा, वो टाइम कंपनी की लायबिलिटी से आउट हो जाएगा, पर्सनल लायबिलिटी बन जाएगी उन लोगों की। इंग्लिश देखें इसकी थोड़ी। इफ नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ कंपनी इज रिड्यूस बिलो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर, अगर कंपनी के नंबर ऑफ मेंबर्स मिनिमम से नीचे चले जाएं, प्राइवेट कंपनी अदर देन सिंगल मेंबर 2 से नीचे चली जाए और बाकी कंपनियां 3 से, एंड कंपनी कैरीज ऑन बिजनेस फॉर मोर देन 180 डेज, कंपनी 180 दिन से ज्यादा के लिए काम करे, व्हाइल एवरी पर्सन who is member during that time that it so carries on business after those 180 days, वो तमाम लोग जो कि उस दौरान उस टाइम जब वो कंपनी चला रही थी 180 दिन गुजरने के बाद से shall be severally liable, अकेले अकेले लायबल हो जाएंगे। पार्टनरशिप में नहीं होता था जॉइंट एंड सेवरल, तो वो अलग अलग भी लायबल हो जाएंगे और इकट्ठे भी लायबल हो जाएंगे फॉर पेमेंट ऑफ होल डेट्स ऑफ कंपनी कॉन्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग दैट टाइम। उस गलत वाले टाइम में जो डेट्स भी कॉन्ट्रैक्ट हुए, जो भी 180 दिन से आगे ले गए कंपनी को इस हालत में, तो वो तमाम लोग जो कि शरीके जुर्म थे वो उस दौरान जब कंपनी गलत कम नंबर से चल रही थी वो लायबल होंगे एंड मे बी सूड देयरफॉर विदाउट जॉइंडर इन सू ऑफ एनी अदर पर्सन। उनमें से किसी एक को भी पकड़ के उस पर सारी जिम्मेदारी डाली जा सकती है। जैसे पार्टनरशिप में होता है कि आप जॉइंट भी लायबल होते हैं और सेवरल भी लायबल होते हैं, किसी एक से भी सब वसूल किया जा सकता है और सबसे कंबाइंड भी वसूल किया जा सकता है, प्रोवाइडेड के मेंबर या मेंबर्स इज इन नॉलेज। प्रोवाइडेड के आप साबित करते हैं कि उसे पता था, यानी अजम्पशन ये है कि ऐसा हो सकता है कि 6 महीने तक उसे पता ही ना लगा हो, यानी वो अपनी कुर्सी पे आके बैठता था, उसे गोल गोल घुमाता था, साथ वाली कुर्सी पे कोई नहीं बैठा होता था, इधर वाली कुर्सी भी खाली होती थी, वो हर दिन आके गोल गोल घुमा के कुर्सी चला जाता था और उसे पता ही नहीं लगा कि 6 महीने से मैं अकेला ही घूम रहा हूँ। तो अजम्पशन मजे की है, लेकिन आईकेएफ ने ही एक पुराने सवाल में जस्टिफाई कर दिया कि एक मेंबर एक ट्रिप पे गया दूसरे मुल्क, वो मर गया और पाकिस्तान वाले लोगों को पता नहीं लगा कि वो मर गया, वो सोच रहे थे वो अपना ट्रिप
चला ही जा रहा है, वो घूमने फिरने निकल गया होगा, तो उन्हें नहीं पता लगा और बाद में वो टाइम गुजर गया, तो चूंकि नहीं पता लगा था तो बचत हो जाएगी। तो चोर रास्ता लॉ ने खुद ही से दे दिया बीच में। जी, ज़्यादातर कंपनीज में मेंबर्स जो है एनुअली इकट्ठे होते हैं, लेकिन ये जो इस तरह की कंपनी जिसमें होते ही थोड़े से मेंबर है, इसका मतलब है वो छोटी सी ओनरशिप से चल रही है। ये नॉर्मली कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ, ये व्हाट्सएप पे डेली बातें कर रहे होते हैं, ये एक दूसरे से मिल रहे होते हैं। हाँ, वो जो 50-60 हज़ार मेंबर्स वाली कंपनी होती है उसमें सालाना एक बड़ी गैदरिंग होती है। लेकिन ये जिन कंपनियों का हम जिक्र कर रहे हैं जो मिनिमम से नीचे चली गई, इसका मतलब बहुत थोड़े से मेंबर्स थे। तो इतनी छोटी सी कंपनी जो है ना, नॉर्मली एक दूसरे से काफ़ी कनेक्टेड होता है। जी, बात समझ आई? ये सारी बात यहाँ पे हमारी ख़त्म होती है इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड जो मिसलेनियस सेक्शन थे। अब इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस क्या है, जो प्रोसेस करते करते हम चैप्टर 2 में दाखिल हो जाते हैं, और वही वाला खदशा कि हमारे इस वीक का टारगेट एंड तक पूरा होता है या नहीं होता। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ दाव पे लगती नज़र आ रही है वो है हाउ टू सॉल्व ICAP पेपर। अब पता नहीं मतलब उसको लेके आप कितने को सीरियस हैं। एक काम करता हूँ, आज मैंने भी लॉ वाले फास्ट ट्रैक में भी इस चीज़ पे 45 मिनट लगाए हैं, वहाँ से कट करके आपको दे देते हैं। ओए मैं कहता हूँ लुट मच जाएगी। चलें देखते हैं, अभी देखते हैं हम कितनी देर उसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि कंपनी रजिस्टर कैसे कराएं। ये जो प्रोमोटर्स लोग होते हैं ना, प्रोमोटर्स किसे कहते हैं? 9 मई को कुछ लोगों ने लकड़ियां उठाई, चिंगारी लगाई, आग लगा के, और वो आगे बढ़ के एक मुल्क आज़ाद कराने जा रहे थे, पता नहीं किससे, अपने ही मुल्क के लोगों से, अपने ही मुल्क को आज़ाद कराने के लिए निकले। तो ये जो जज्बाती लोग एक नया काम करने निकले होते हैं ना, इनको क्या कहते हैं? इनको प्रोमोटर कहते हैं। इनकी कानूनी हैसियत कोई नहीं होती, पकड़े जाएं तो छित्र भी बहुत पड़ते हैं, लेकिन ये जो जज्बाती लोग होते हैं इनको क्या कहते हैं? प्रोमोटर। तो कंपनी भी प्रोमोटर से बनती है। कुछ जज्बाती लोग जिनके दिल में आग जागी कि हमने कंपनी बनानी है, हम खुद का अपना एक काम करेंगे, तो वो 5-7 दोस्त, वो 3-4 फैमिली मेंबर्स जो मिलके ये आइडिया कंसीव कर रहे हैं कि वी शुड हैव अ कंपनी, तो ये आइडिया सोचने वाले प्रोमोटर्स कहलाते हैं, ख्वाब देखने वाले प्रोमोटर्स कहलाते हैं। एक जज्बे से आगे बढ़ के कंपनी का प्रोसेस स्टार्ट करने वाले क्या कहलाते हैं? प्रोमोटर्स। फिर इन प्रोमोटर्स में से कुछ तो कंपनी के आगे जाके मेंबर बनते हैं, कुछ नहीं बन पाते। कौन लोग आगे जाके मेंबर बनते हैं? जो कंपनी को सब्सक्राइब करते हैं, जो साइन करते हैं कि हाँ भाई हम इस कंपनी के मेंबर बनेंगे। अब 8-10 लोगों ने मिलकर कंपनी बनाने का तो सोचा, लेकिन आगे जाके पता लगा कि भाईजान इसमें तो पैसे भी लगेंगे। तो 5 लोगों के पास तो पैसे थे ही नहीं, वो बेचारे खुद ही से साइड पे हो गए। जो बाकी 5 बच गए उनमें से 2 को वालिदैन ने चपेटें करा दी कि बेटा पढ़ाई पे फोकस करो, तुम कौन सी कंपनियां रजिस्टर करा रहे हो। तो 3 बेचारे बच गए दोस्त, और उन 3 ने कंपनी रजिस्टर करा के कंपनी के डॉक्यूमेंट्स के नीचे लिख दिया हम 3 बानियान हैं। वो बेचारे ख्वाब देखते हुए सारा टाइम ख्वाब देखते रहे, लेकिन वो सब्सक्राइबर नहीं बने। तो प्रोमोटर्स एक प्रोसेस से गुजरते हैं, और उस प्रोसेस से गुजर के वो बन जाते हैं सब्सक्राइबर्स। सब्सक्राइबर्स कंपनी के सबसे शुरू के मेंबर्स को कहते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग जो मेंबर्स होते हैं ना कंपनी के, वो कहलाते हैं सब्सक्राइबर्स। बट गलती से भी प्रोमोटर्स को मेंबर नहीं कहना। प्रोमोटर वो थे जिन्होंने कोशिश की थी, जिन्होंने जोश दिखाया था, जो चाहते कि कंपनी बने। मैं अक्सर इसको समझाने के लिए कहता हूँ कि सर सैयद अहमद खान प्रोमोटर थे, बानी नहीं थे। अल्लामा इकबाल प्रोमोटर थे, बानी नहीं थे। कायदे आजम प्रोमोटर भी थे, बानी भी थे। सब्सक्राइबर बानियों को कहते हैं। प्रोमोटर प्रमोट करने वालों को, बहुत ज़्यादा शोर मचाने वालों को, बहुत ज़्यादा उसके लिए जिद्दोजहद करने वालों को कहते हैं। तो जब ये प्रोसेस शुरू होगा तो हम कहेंगे कुछ प्रोमोटर्स इकट्ठे होंगे, और जब ये ख़त्म होगा तो हम आगे से बोलना क्या शुरू कर देंगे? सब्सक्राइबर। अब ये क्या प्रोसेस है? हमने कहा कंपनी रजिस्टर कराना है। कंपनी रजिस्टर कराने के लिए जो 2 डॉक्यूमेंट्स हैं उनका सारा जिक्र चैप्टर 2 ने किया, बस चैप्टर 1 जाते जाते जिक्र करना शुरू हो गया प्रोसेस का। तो असूलन ये वाली बात यहाँ नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, चैप्टर 2 कौन सा दूर रह गया। तो बात शुरू करते हैं। ये प्रोसेस क्या है? ये लोग एक नाम सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले।
एक कंपनी के लिए एक अच्छा सा नाम तजवीज़ करेंगे कि हाँ भाई ये नाम होना चाहिए। और जब ये सारे मिलके एक नाम चूज़ कर लेंगे तो ऐसा नहीं है कि उस नाम की तख्ती ला के अपनी इमारत के बाहर लगा देंगे और कहेंगे बन गई कंपनी। नाम सेलेक्ट करने से कंपनी नहीं बनी। कंपनी एक वर्चुअल पर्सन है ना, एक लीगल पर्सन है। तो गवर्नमेंट के पास इंदराज कराने से कंपनी बनेगी, खुद से सोचने से नहीं बनेगी, तख्ती पे स्टिकर लगाने से नहीं बनेगी। तो ये लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो नेम चूज करेंगे। नेम क्या रखा जा सकता है, क्या नहीं रखा जा सकता, नेम के क्या रूल्स हैं, नेम के क्या मसलो मसाइल हैं, हम लोगों ने तकरीबन पूरा दिन इसके ऊपर डिस्कशन करनी है इंशाल्लाह ट्यूसडे को। यानी कि इधर जितने भी स्टेप्स हैं सारे स्टेप्स पे बड़ी डिटेल से डिस्कशन हमारी इंशाल्लाह ताला होगी चैप्टर 2 में। तो सबसे पहले एक अच्छा सा नाम चूज करना है। हो गया नाम चूज, फिर बनाएंगे अपना शनाख्ती कार्ड, MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पूरा लिख दें, आप खाली MOA लिख दें, या आप खाली मेमोरेंडम लिख दें, तीनों का एक ही मतलब है। ये बनाएंगे कंपनी का शनाख्ती कार्ड। ये बनाएंगे बेसिक डॉक्यूमेंट जिसमें लिखा होगा कंपनी का क्या नाम है, कंपनी कहाँ पे रजिस्टर्ड है, कंपनी के कितने शेयर्स हैं, कंपनी की कैसी लायबिलिटी है, कंपनी के बानियान की डिटेल। ये एक बेसिक डॉक्यूमेंट, मैं ऐसे कहता हूँ ये कंपनी के शनाख्ती कार्ड की तरह से है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें कंपनी की मोटी मोटी इंफॉर्मेशन आ रही है। इसके ऊपर भी पूरा यूनिट इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में कि इसके अंदर क्या क्या लिखना है। फिर मेमोरेंडम के साथ एक और डॉक्यूमेंट बनाएंगे जिसका नाम होगा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम जो है वो एक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट था, तो आर्टिकल्स रूल्स का एक डॉक्यूमेंट है। इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन, कंपनी चलेगी कैसे, कंपनी शेयर्स कैसे इशू करेगी, कंपनी ऑडिटर कैसे चूज करेगी, डायरेक्टर्स को कैसे सेलेक्ट करेगी, मीटिंग्स कैसे होंगी, वोट कैसे होंगे, प्रॉक्सियों के क्या रूल हैं, फलाना के क्या रूल हैं। यानी कि कंपनी को चलाने के जो इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो लिखे हुए होंगे आर्टिकल्स में। और कंपनी की जो शनाख्त है, यानी कि अगर मुझे एक कागज देख के समझना है ये क्या कंपनी है, वो मेमोरेंडम है। ये नाम है जी, ये सूबे में रजिस्टर हुई है, ये इसका मेन मकसद है, ये इसकी लायबिलिटी है, इसका इतना शेयर कैपिटल है, ये इन लोगों ने वादा की और ये 6 लोग हैं जिन्होंने ये बनाई है। तो इस तरह की एक सफ़े की डिटेल मेमोरेंडम में। आर्टिकल एक लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें छोटे छोटे से बहुत सारे रूल्स बताते हैं कि कंपनी चलेगी कैसे। आर्टिकल के बारे में भी हम एक यूनिट पढ़ेंगे इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 में जाके। जब ये दोनों डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे तो अब क्या करेंगे, अब आप अप्लाई कर देंगे रजिस्ट्रार को। आप रजिस्ट्रार को मेमोरेंडम जमा कराएंगे, आर्टिकल जमा कराएंगे और एक डेक्लेरेशन देंगे, एक हल्फिया बयान टाइप दे देंगे कि हाँ भाई ये हम चंद हजरात हैं, हम इस कंपनी को रजिस्टर करा रहे हैं और हमने तमाम कंपनी लॉ के कवायद और तमाम रूल्स की पासदारी की है, काइंडली आप हमारी कंपनी को रजिस्टर कर दें। तो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स और डेक्लेरेशन, ये तीनों चीज़ें उठा के किसको जमा करा देंगे, रजिस्ट्रार को। अब आगे रजिस्ट्रार भाई की मर्जी है कि वो इनके साथ क्या करते हैं। हो सकता है रजिस्ट्रार सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को देखे, रजिस्ट्रार देखेगा इनका नाम सही है, इनके बाकी सारी चीज़ें सही हैं, इनके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, मकसद गलत तो नहीं, मोटी मोटी चीज़ें अपनी लीगल फॉर्मेलिटीज़ देख के अगर उसे लगेगा एवरीथिंग इज़ ओके तो वो कंपनी को रजिस्टर कर लेगा। रजिस्टर करने का मतलब है कि वो कंपनी को एक डॉक्यूमेंट दे देगा जिसका नाम होगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। एक सर्टिफिकेट की कंपनी रजिस्टर हो गई है। जिस तरह से पार्टनरशिप है या नहीं है उसका सबूत होता था डीड, पार्टनरशिप डीड। कंपनी है या नहीं है इसका सबूत है सर्टिफिकेट। एक कंपनी ने सारा काम किया लेकिन उसे सर्टिफिकेट नहीं मिला तो हम नहीं मानेंगे कि वो रजिस्टर हुई है। रजिस्ट्रार के पास गए, आपने सारे डॉक्यूमेंट जमा कराए और कहा हाँ जी, उसने कहा हो गई कंपनी रजिस्टर। आपने कहा पक्का, उसने कहा हाँ जी, कोई नहीं हुई रजिस्टर। क्यों? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ही मिला। लॉ कहता है ये कंक्लूसिव एविडेंस है कि कंपनी रजिस्टर हुई है। अगर ये नहीं है तो इसका मतलब है आपका प्रोसेस सही नहीं है, और ये मिलने का मतलब है कि आपने कहीं ना कहीं लीगल फॉर्मेलिटीज वगैरह पूरी कर ले। जब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा तो इसमें 5 बातें होंगी। आपकी कंपनी का सीरियल नंबर क्या, मतलब आपकी कंपनी कौन से नंबर की कंपनी है जो उनका अपना रिकॉर्ड है, किस दिन रजिस्टर हुई है, नाम क्या है इसका, ये पब्लिक प्राइवेट में से कौन सी है, और वो 3 थे गारंटी, अनलिमिटेड और शेयर्स, ये उनमें से कौन सी है।
तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे कंपनी का इनकॉर्पोरेशन नंबर, डेट, नाम, प्राइवेट पब्लिक वाला स्टेटस और लिमिटेड अनलिमिटेड वगैरह वाले वो वाले स्टेटस, ये 5 बातें इस कागज़ पे लिखी होंगी। ये कागज़ मिलने का मतलब है कि आज से ये कागज़ पे जिन भाई साहब का नाम लिखा है ये एक अलग इंसान है, ये एक अलग कंपनी है। ये और इसके सब्सक्राइबर, प्रोमोटर नहीं बोलेंगे अब, ये और इसके सब्सक्राइबर अलग अलग लोग हैं। और जैसे ही कंपनी बनेगी तो सब्सक्राइबर ने लिखा होगा कि इस कंपनी के हम इतने इतने शेयर्स लेंगे जब ये बनेगी। जैसे ही बन गई अब ये कंपनी सब्सक्राइबर से कहेगी कटो पैसे। कानूनी तरीके से कानूनी रूल ये है कि सब्सक्राइबर को कुछ खास दिनों के अंदर कंपनी को पैसे देने होते हैं, यानी कंपनी के बैंक अकाउंट में इन तमाम लोगों ने पैसे ट्रांसफ़र करने होंगे सिंबॉलिकली कि हाँ भाई अब ये कंपनी अलग है और इसके पैसे इस अकाउंट में पड़े हुए हैं। डन, ये बात समझ आ रही है? तो अगर कंपनी रजिस्टर होगी तो फिर क्या होगा, एक अलग बॉडी कॉर्पोरेट बन गई, यानी कि एक अलग कंपनी महाराज वजूद में आ गई, उसकी अलग लायबिलिटीज़ हैं, उसका अलग स्टेटस है, उसके अलग सारे मामलात हैं। मेंबर्स यानी कि सब्सक्राइबर्स और ये अलग अलग हो जाएंगे। और जितने भी लोगों का आपने नाम शाम दिया था कि भाई ये लोग कंपनी को शुरू में चलाएंगे, ये लोग शुरू के डायरेक्टर्स होंगे, वो ऑटोमेटिकली अपॉइंट हो जाएंगे अगर रजिस्टर हो गए। एक दूसरी ऑप्शन भी है, रजिस्ट्रार कर दे आपको रिफ्यूज़, वो कहे नहीं भाई आप कौन, कहाँ से आए हैं, आपको तो हम नहीं जानते। क्यों रिफ्यूज़ करेगा वो? कोई कंडीशन नहीं मीट हो रही होगी, ऐसा थोड़ी कि वो कहे आप मुझे पसंद ही नहीं आ रहे। तो उसके पास एक लीगल रीज़न होगी रिफ्यूज़ करने की, तो वो एक लेजिटिमेट रीज़न देगा, आपको एक डेफिशिएंसी लेटर देगा। कई दफ़ा आप आईके अपना दाखिला बेचते हैं तो आपको एक डेफिशिएंसी लेटर आ जाता है कि आपकी तस्वीर जो है वो सही से टेस्ट नहीं हुई हुई, आपके फॉर्म में ये मसला है। तो रजिस्ट्रार आपको डेफिशिएंसी लेटर दे देगा। डेफिशिएंसी लेटर जब आपको मिलेगा तो अब आपके पास 2 ऑप्शंस है, या तो नाराज हो जाएं, ठीक है, दुखी हो जाएं, एहतजाज करें और चले जाएं एससीसीपी के पास शिकायत लेके कि देखें आपके ऑफिसर ने हमारे साथ अन्याय किया है, हमारी बातें सारी पूरी थी, उसने जान के जिद की है हमारे साथ। तो आप चाहें तो इस रिफ्यूज़ल के बाद आप एससीसीपी के पास भी अप्लाई कर सकते हैं, अपील लेके एससीसीपी को आप अपील कर दें। अब सवाल ये कि एससीसीपी के पास आप अपील कैसे लेके जा सकते हैं? सेक्शन 54 कंपनीज एक्ट चैप्टर नंबर 8 सर्विस और डॉक्यूमेंट्स ऑन एससीसीपी, 4 तरीके याद है? ठीक है जी, तो मैंने भाई को ज़रा उनके सिलेबस से याद करा दिया, अभी तो हमने ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ। वापस आते हैं, एससीसीपी को अगर आपने अपील करना है, चलें जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, अब जब जिक्र हुआ है तो वो छेड़ देते हैं। आप फिजिकली डॉक्यूमेंट दे सकते हैं अगेंस्ट एक्नॉलेजमेंट, आप पोस्ट या कोरियर सर्विस से भेज सकते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेज सकते हैं, और आप किसी भी ऐसे मोड से भेज सकते हैं एज मे बी स्पेसिफाइड। तो कल को वो और तरीका भी बता सकते हैं। तो यस, क्या हम एससीसीपी को ईमेल कर सकते हैं? यस, ईमेल भी अलाउड तरीका है एससीसीपी को रब्ता करने का, प्रोवाइडेड कि उनके पोर्टल पे जाके उनके उस रेलिवेंट जो अकाउंट है उसको सेलेक्ट करके आपने ईमेल की हो। आप एससीसीपी को अपील कर देंगे, फिर एससीसीपी जो फैसला सुनाएगा वो आप और रजिस्ट्रार दोनों को मानना पड़ेगा। इतना मानना पड़ेगा कि वो फैसला आप किसी अदालत में भी चैलेंज नहीं कर सकते। कानून किसने बनाया? एससीसीपी ने। तो उसने कानून बनाते हुए किसको पावर देनी थी? तो इसलिए एससीसीपी का डिसीजन फुल एंड फाइनल होगा और आप उसको किसी अदालत में चैलेंज नहीं कर सकते। हाँ, दूसरा हो सकता है कि आप क्या करें, रजिस्ट्रार ने आपको रिफ्यूज़ किया, आपने वो डेफिशिएंसी ठीक की और दोबारा से अप्लाई कर दिया। उन्होंने कहा था आपका ये मसला, आपकी एप्लीकेशन में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, आपने वो प्रॉब्लम रिजॉल्व किया, रीअप्लाई कर दिया। अब जब वो प्रॉब्लम रिजॉल्व करके रीअप्लाई करते हैं तो जो रजिस्ट्रार है वो दोबारा से देखेगा कि आपने सही किया है। अगर आपने सब कुछ सही कर दिया तो ओके कर देगा और फिर प्रोसेस उधर चला जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो ये रजिस्ट्रार वाला स्टेप समझ आया? कोई कन्फ्यूजन? किताब से ज़रा इसकी अंग्रेजी देखते हैं। स्टेप्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन
क्या स्टेप्स हैं इनकॉर्पोरेशन की? कंपनी रजिस्टर कराने के प्रोसेस के क्या स्टेप्स हैं? गेटिंग अवेलेबिलिटी ऑफ सूटेबल नेम फ्रॉम रजिस्ट्रार, एक अच्छा सा नाम चूज करके रजिस्ट्रार से पूछे हाँ भाई ये नाम शाम अवेलेबल है, ये कैसे कौन सा सूटेबल नाम होता है, इसके ऊपर हमारी डिटेल डिस्कशन इंशाल्लाह होनी है। फिर प्रिपेयर करें मेमोरेंडम और आर्टिकल, उसके साथ जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो बनाएं। फिर फाइल कर दें डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन विद रजिस्ट्रार और ऑब्टेन कर लेंगे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। थोड़ा सा मजीद इस पे आगे गए, उन्होंने एक डेक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस भी देनी पड़ेगी मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के साथ कि आपने रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉ को फॉलो किया है। रजिस्ट्रार आपके मेमोरेंडम और आर्टिकल को, यानी कि जो आप कह रहे हैं कि ये मेरी कंपनी है, ये इसकी पहचान है और ये इसका मंशूर है, ये इसके रूल्स हैं, इसको रजिस्टर कर लें। तो रजिस्ट्रार रजिस्टर कर लेगा मेमोरेंडम और आर्टिकल को ओनली इफ इट इज सेटिस्फाइड कि कंपनी लॉफुल पर्पस के लिए बनी है और कंपनीज एक्ट और जो भी इसके साथ रूल्स थे वो सारे के सारे फुलफिल हुए। इफ रजिस्ट्रार थिंक दैट एनी डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन कंटेन एनी मैटर कॉन्ट्रेरी टू लॉ और इज नॉट कंप्लीट, अगर उसे लगे कोई इलीगल बात है या कोई चीज कंप्लीट नहीं है, ही मे रिक्वायर रिवाइज डॉक्यूमेंट और रिमूव डेफिशिएंसी विद इन, वो आपसे कहेगा भाई मुझे नए डॉक्यूमेंट्स दे दो, ये आपके ये प्रोसेस है इसको थोड़ा सा ठीक कर दो। इफ एप्लीकेंट फेल टू रिमूव डेफिशिएंसी, रजिस्ट्रार कह देगा भाईजान भागो, कोई चक्कर नहीं। कंपनी चाहे तो एससीसीपी को अपील कर सकती है 30 डेज ऑफ रिफ्यूजल के अंदर, इनिशियल रिफ्यूजल या जब वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा नहीं करवाए या उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आया तो कर सकते हैं। और ऑर्डर ऑफ एससीसीपी ऑन सच अपील शैल बी फाइनल, और ये किसी अदालत में चैलेंज नहीं होगा। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे क्या होता है? रजिस्ट्रार एक इशू करेगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो साइन करेगा, इस पे क्या लिखा होगा? नेम एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ कंपनी, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वेदर वो प्राइवेट है या पब्लिक, और वेदर वो लिमिटेड है या अनलिमिटेड, और लिमिटेड कौन सी वाली, शेयर्स वाली या गारंटी वाली जी, या गारंटी लिमिटेड हैविंग शेयर कैपिटल, लेकिन उसे लिमिटेड बाय शेयर फिर भी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है? सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम जिन्होंने साइन किया एंड सब्सीक्वेंट मेंबर और बाद में आने वाले मेंबर्स आर बॉडी कॉर्पोरेट, इन सबको कलेक्टिवली अब क्या बोलेंगे कि भाई ये एक कंपनी है, ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है, बाय द नेम स्टेटेड इन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट में जो नाम लिखा है उस नाम से भी ये मेंबर्स काउंट होंगे। इट जो रजिस्टर हुई है कंपनी, इट इज कैपेबल ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑल द फंक्शन ऑफ इनकॉर्पोरेटेड कंपनी हैविंग परपेचुअल सक्सेशन, ये तमाम फंक्शन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी के रख सकती है और इसकी परपेचुअल सक्सेशन भी शुरू हो जाएगी। अब लोग इसके शेयर्स खरीद के बेच सकते हैं। स्टेटस एंड रजिस्टर्ड ऑफिस आर एज स्टेटेड इन, इसका स्टेटस और इसका जो रजिस्टर्ड ऑफिस होगा वो होगा जो इन्होंने एप्लीकेशन पे लिखा है। सब्सक्राइबर्स होल्डर बन जाएंगे इनिशियल शेयर्स के, ये जो सब्सक्राइबर हैं कंपनी के जो शुरू के शेयर्स हैं उसके मालिक बन जाएंगे। और पर्सन जिनके आर्टिकल्स में नाम लिखे थे कि हाँ भाई ये डायरेक्टर्स होंगे हमारे पहले वो खुद ब खुद अपॉइंट हो जाएंगे। तो ये हमारे सारे इफेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये बात समझ आई। अब एक डेफिनेशन हम देख सकते हैं, हमारे पास थोड़ी सी गुंजाइश है डेफिनेशन देखने की। डेफिनेशन, और अब आप वो टेबल भी देख सकते हैं, ये वाला टेबल मैं सोचा था आपको कल कहूँगा, लेकिन अभी आगे आपके पास 2 दिन आपको टाइम मिल जाएगा। वो जो पहले सफ़े के अगले पेज पे था, लॉ एंड गवर्नेंस ऑफ कंपनी, कंपनी के लॉ गवर्नेंस किस तरह से हैं, कंपनियों को डील करता है रेलेवेंट लॉ कौन सा, कंपनीज आर क्रिएटेड बाय प्रोसेस एस्टैब्लिश्ड बाय द, तो एक तो कंपनीज एक्ट हमें देख रहा होगा, दूसरा मेमोरेंडम, ये कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है जो फोकस करता है एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को, बाहर की दुनिया को फोकस करता है कि उन्हें दिखाए कि हम क्या हैं, इज कॉल्ड मेमोरेंडम। और आर्टिकल्स कैसे कहेंगे, बाय लॉज, ये जो हमारे डिटेल रूल्स हैं जिसके तहत हमने चलना है, विच फोकस ऑन इंटरनल प्रोसीजर फॉर कंपनी। तो आर्टिकल हमारे लिए, मेमोरेंडम दुनिया के लिए, दुनिया को बताएंगे हम कौन है और खुद को हमें पता होना चाहिए कि हम कंपनी को कैसे चलाएंगे। तो ये इन 3 डॉक्यूमेंट्स का इंट्रोडक्शन है। हम चलते हैं अपने मेंबर की डेफिनेशन की तरफ। मेंबर किसे कहेंगे, थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझना पड़ेगा। सब्सक्राइबर कौन लोग होते हैं, तो ये सब्सक्राइबर में मेंबर में क्या फर्क हुआ भला? सब्सक्राइबर शुरू वाले हैं और इसमें फिर बाद वाले मेंबर भी इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं।
मेंबर्स किसे कहेंगे? अब 3-4 वर्ड्स हैं हमारे पास, शेयर होल्डर, मेंबर, सब्सक्राइबर। अब ये आपस में थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं, तो एक बात करते हैं, मेंबर सबसे बड़ा वर्ड है। मेंबर्स मेंबर्स किसे किसे कहते हैं? जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो सब्सक्राइबर हैं वो हमेशा कंपनी के मेंबर होते हैं, और उसके बाद सब्सीक्वेंट मेंबर्स, जिनके नेम्स रजिस्टर में लिखे होते हैं, नेम्स रिटन इन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, यानी कि सब्सक्राइबर हमेशा मेंबर होंगे, और उसके बाद में तमाम वो लोग जिनको हमने रजिस्टर ऑफ मेंबर में डाल दिया वो मेंबर्स होंगे। अब किसी को हम रजिस्टर ऑफ मेंबर में ऐसे नहीं डालेंगे, दो अलग अलग तरह की कंपनियों में अलग अलग बात जरूरी है। अगर ये हैविंग शेयर कैपिटल है तो आपके लिए शेयर होल्डर होना शर्त है, शेयर होल्डर। अगर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है तो आपके लिए क्या शर्त है? शेयर होल्डर होना। कुछ कंपनियां बगैर शेयर कैपिटल की भी होती हैं, तो उसमें शेयर कैपिटल का लफ्ज बोलना मुनासिब नहीं है। जो नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, वहां हम कहते हैं पर्सन हु हैव एग्रीड टू बिकम मेंबर, हु हैव एग्रीड। इसका मतलब है कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल में पर्सन हु आर शेयर होल्डर्स और जिनके नाम रजिस्टर में लिखे हैं वो मेंबर्स होंगे, प्लस जितने भी सब्सक्राइबर्स होंगे वो भी मेंबर होंगे। कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल में वो जिन्होंने एग्री किया है कि वो मेंबर बनना चाहते हैं, और फिर कंपनी ने भी जिनके नाम रजिस्टर में लिख लिए हैं वो मेंबर होंगे, प्लस इसका मतलब सब्सक्राइबर हमेशा मेंबर होंगे। हैविंग शेयर कैपिटल में मेंबर बनने के लिए पहली शर्त शेयर्स और दूसरी शर्त रजिस्टर में नाम, और नॉट हैविंग शेयर कैपिटल में मेंबर बनने के लिए पहली शर्त कि आप एग्री करते हो और दूसरी शर्त आपका नाम रजिस्टर में लिखा हो। इसका मतलब क्या हुआ? मैं स्टॉक एक्सचेंज पे गया और मैंने देखा कि जी यूनिलीवर के शेयर्स तो बड़े ज़बरदस्त चल रहे हैं। मैंने उसके शेयर्स खरीद लिए और 4 दिन बाद बेच दिए। मैं यूनिलीवर का शेयर होल्डर तो कहलाया, मेंबर नहीं कहलाया, क्योंकि मैंने कंपनी को अप्लाई ही नहीं किया कि मेरा नाम मेंबर्स के रजिस्टर में डाल दो, क्योंकि मैं तो शेयर खरीद के आगे बेच देने थे। हाँ, अगर मैं शेयर खरीदता फिर मैं कंपनी को बताता, फिर कंपनी अपने रजिस्टर में मेरे नाम का इंदराज करती, रूल्स वगैरह को देखती, अब मैं बन जाता मेंबर्स। क्या चीज़? शेयर का जितना मर्जी होल्डिंग पीरियड हो। अगर शेयर आपकी मलकियत है तो आपको भले एक दिन पहले मिले, अगर आप उनको कह दें और वो आपको रजिस्टर कर लें तो आप मेंबर बन जाएंगे। जी, क्या इसकी कोई लिमिट है कि आपके पास इतने अरसे तक शेयर्स रहें तो हम आपको मेंबर बना लेंगे? कोई लिमिट नहीं है। आपने अभी लिए शेयर्स, फ़ौरन से जाके आप कंपनी के शेयर रजिस्ट्रार को कह देंगे मेरे नाम का इंदराज कर दो, आप अप्लाई कर दें, तो वो आपको जो भी उनका प्रोसेस उसमें कर देंगे। 15 दिन लगते हैं, सेक्शन 77, 78 डील करते हैं, हमारे सिलेबस में नहीं है। जी क्लियर बात? तो शेयर होल्डर और है और मेंबर। शेयर होल्डर वो शख्स है जिसके हाथ में शेयर है। एक बंदा मर गया, उसके बच्चे को शेयर मिल गए, वो शेयर होल्डर है। एक बंदा पागल हो गया, उसका जो गवर्नमेंट का नुमाइंदा था उसको शेयर मिल गए। इनसॉल्वेंट हो गया, गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियल असाइन नहीं आया, उसके पास शेयर चले गए। एसएमसी के मेंबर की डेथ हो गई, नॉमिनी के हाथ में शेयर चले गए और बाद में बच्चों को मुंतकिल हुए, तो इसके हाथ में शेयर ज़रूर हैं लेकिन ये मेंबर नहीं है। तो सिर्फ शेयर्स रखना शर्त नहीं है, शेयर्स रखना एंड आपका नाम रजिस्टर में। और सब्सक्राइबर हमेशा मेंबर होगा, वो चाहे जो भी कंपनी हो, जिस भी कंपनी में सब्सक्राइबर होगा वो हमेशा डीम टू बी अ मेंबर है। और बाकियों के लिए ये शर्त है कि उनका नाम लिखा हुआ हो, हैविंग शेयर कैपिटल में शेयर्स हो, और नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। भाई गारंटी लिमिटेड कंपनी है, आपने कहा जी मैं मेंबर बनना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा ठीक है आप एग्री करते हैं? हम एग्री नहीं करते। तो वो पूछेगा आप कब एग्री करेंगे? वो कहेंगे 1 करोड़ रुपया दो, सीट के पैसे दो, तुम भी कंपनी के मेंबर बन जाओ, या इतने लाख की गारंटी दो, आ जाओ तुम्हें मेंबर बना लेते हैं।
तो नॉट हैविंग शेयर कैपिटल में वो भी मानता हूं कि मेंबर बनना चाहता है और कंपनी भी मानती हो कि हम उसे मेंबर बनाना चाहते हैं। और शेयर्स के अंदर जो शेयर खरीद ले और फिर कंपनी भी उसका नाम का इंदराज कर ले वो बन जाएगा मेंबर। तो सब्सक्राइबर हमेशा मेंबर हैं और बाकी लोग इस तरह से हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। मेंबर की डेफिनेशन, सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर डीम्ड टू हैव एग्रीड टू बिकम। सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम, ये समझा जाएगा कि उन्होंने एग्री कर लिया है कि वो मेंबर बनना चाहते हैं। एंड बिकम मेंबर्स ऑन इट रजिस्ट्रेशन, जैसे ही कंपनी रजिस्टर होती है खुद ब खुद क्या बन जाते हैं, मेंबर्स। एंड एवरी अदर पर्सन, अब कुछ और लोगों का जिक्र हो रहा है सब्सक्राइबर के अलावा, टू हुम इज अलॉटेड और हु बिकम्स द होल्डर ऑफ एनी क्लास और काइंड ऑफ शेयर, वो जिसको मिले या जो किसी भी वजह से शेयर होल्डर बन गया किसी भी कैटेगरी ऑफ शेयर्स का। और इन रिलेशन टू कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, वो कंपनी जिनमें शेयर कैपिटल नहीं है। एनी पर्सन हु हैज एग्रीड टू बिकम अ मेंबर ऑफ द कंपनी, तो सब्सक्राइबर हमेशा मेंबर होंगे। बाकी कंपनियों में वो जिसको शेयर्स मिल गए या जिन कंपनियों में शेयर्स नहीं है वो जिसने एग्री कर लिया कि मेंबर बनना चाहता है। एंड हुज नेम्स आर एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स आर द मेंबर्स ऑफ कंपनी। थोड़ी सी पेचीदा डेफिनेशन है लेकिन हमें बात समझ आ गई है कि मेंबर, सब्सक्राइबर हमेशा मेंबर होते हैं और बाद में आने वाले शेयर होल्डर हैविंग शेयर कैपिटल वाली कंपनी में और नॉट हैविंग शेयर कैपिटल वाली में जिन्होंने एग्री किया है कि वो मेंबर बनना चाहते हैं वो। तो हमारा वो टारगेट, वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका, जिसका मैंने आपको ओरिएंटेशन वाले टाइम पे भी जिक्र किया था कि मुझे लग रहा है कि हमारे पहले हफ्ते में चूँकि हमारे पास टाइम लिमिट उतनी नहीं है और मैं जी चाहता था कि उस पर कोई डिस्कशन कम से कम आधे घंटे टाइप की हो। बेहतरीन, संडे को अपलोड कर दें, क्लास रख दें, आग लगा दें, लुट मचा दें, ठीक है। हम अपने इसको डिस्टर्ब नहीं करते, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छे तरीके से चल रहा है। मंडे को टेस्ट देने के बाद भी तो आप वेले बैठे हुए होंगे, तो मंडे को आपके पास पहुंचा देते हैं लेक्चर। अच्छा, मंडे का टेस्ट, पहला टेस्ट आपका क्लास टाइम में होगा, क्योंकि आपको पहली दफ़ा ज़रा एक जगह बिठाना है, ऐसा ना हो कि पहले दिन आप इधर उधर घूम जाएं। फिर ट्यूसडे को जब हम मिलेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि अब ऑनवर्ड जो टेस्ट हमारी क्लास के वाले दिन पे जब क्लास भी और टेस्ट भी है तो वो किस तरह से कंडक्ट होंगे, वो क्या होगा। लेकिन मंडे वाला पहला टेस्ट ज़रूर आके देना है और वो क्लास टाइम में देना है इंशाल्लाह। तो फिर आप लोगों को 2 वीडियोज़ हमारे ज़िम्मे हैं, एक पेपर को कैसे सॉल्व करना है, ई मार्किंग किसे कहते हैं, चीज़ों को किस तरह से लेके चलना है। कुछ लोगों ने पहले कुछ ना कुछ और पेपर पढ़े हुए हैं, कुछ बातें उन्हें पता है, और कुछ लोगों को बातें बतानी है कि कितनी तरह के सवाल होते हैं, उन सवालों को किस तरह से करना है। तो एक वो वीडियो, दूसरा चैप्टर 1 के पास पेपर्स की वीडियो आपको अलग से मिलेगी, लेकिन आपने उस वीडियो को पहले नहीं देखना, पहले आपने पास पेपर के सवाल देखने, पहले अपनी तरफ से देखना है कि इसके क्या जवाब हो सकते हैं, फिर सॉल्यूशन देखना है, फिर किसी सवाल पे अटकें कि ऐसा क्यों सोचा या ऐसा क्यों हुआ, तो फिर आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं। तो वो वीडियो हम अलग से एक मॉड्यूल में डाल के अवेलेबल कर देंगे, एक एंड पे मॉड्यूल बना देंगे, टीए भाई एंड में मॉड्यूल बना देंगे पास पेपर्स, और उसके अंदर हम चैप्टर 1 के पास पेपर डाल देंगे, ताकि जो है वो इनको पास पेपर की डिस्कशन पे भी क्लास में ज़्यादा टाइम ना लगे। जब भी मैं अगले दिन आपसे मिलता हूँ और मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूँ पिछले दिन के, क्या भाई मुझे बताएं कोई कन्फ्यूजन तो नहीं, आई वुड बी प्रिज्यूमिंग कि अगर एक चैप्टर ख़त्म हुआ है तो आपने उसके पास पेपर के सवाल देखे हैं, आपने वीडियो सुनी है। यानी कि जब मैं सवाल जवाब पूछ रहा हूँ तो दिस कैन हैपन कि आप कहें सर स्प्रिंग 2022 का वो वाले सवाल में ये बात नहीं समझ आई, तो वो आपने देखने हैं और उसके ऊपर सवाल भी उसी तरह से पूछने हैं जिस तरह से आप पूछ रहे हैं। अभी तक हमारे पास कम टाइम होता था, अब इंशाल्लाह हमारे पास अन्यवा टाइम आ जाया करेगा, क्योंकि अब हम ट्यूसडे से 4:10 पे स्टार्ट करके 6:05 तक जाया करेंगे इंशाल्लाह, और उसमें दरमियान में हम जो है वो नमाज की ब्रेक कर लिया करेंगे, तो उससे जो है वो हमारे पास टाइम में बरकत ही बरकत आ जाएगी। तो ठीक है, और आप सबको वो खबर तो मिल गई होगी कि जो डिस्क्वालिफिकेशन वाला ICAP ने जो है ना 2 इजाफी अटैम्प्ट्स मजीद दे दी हैं उन स्टूडेंट्स को जिनकी अटैम्प्ट्स एक्सपायर हो गई थी, तो जिनके पोर्टल इस वक्त ब्लॉक हुए हुए हैं। अगर आपके कोई दोस्त वगैरह इस तरह से हैं तो उनसे कहें कि विद इन 1 डे और 2 उनके पोर्टल दोबारा ओपन हो जाएंगे, और उन बच्चों के लिए ICAP ने जो है वो डेट जो एडमिशन भेजने की है वो
एक्सटेंड कर दिया, पता नहीं वो एक्सटेंशन सबके लिए है या उन बच्चों के लिए है। क्योंकि याद है हमने तो आखिरी दिन जिस दिन पेपर का दाखिला जाना है उस दिन रात 11:55 पे डिसीजन लेना है कि हमने सीलो पढ़ना है या नहीं पढ़ना। तो पता लगे ये डिसीजन आप 15 जनवरी तक ले जाएं, तो इतना आगे ये डिसीजन नहीं लेके जाना, ये फैसला अब आपको जो है ना, कोई भी अंदर की बात नहीं है। क्या अंदर की बात? आईकेप जो रूल बताएगा, जैसे बताएगा, जिस तरह से बताएगा, हम हमेशा उसको फॉलो करेंगे, उसकी पासदारी करेंगे। जी, सब्सक्राइबर अगर कंपनी छोड़ भी दें तो क्या वो मेंबर रहेंगे? नहीं, अनफॉर्चुनेटली तब वो मेंबर नहीं रहेंगे, लेकिन वो सब्सक्राइबर फिर भी कहलाते रहेंगे। यानी हम कहेंगे कि ये शुरू वाले मेंबर्स थे, तो बानियान का नाम वही रहेगा। अब बानी छोड़ के भी चला जाएगा तो हम बानी का नाम नहीं बदल देंगे। जैसे नया पाकिस्तान अगर बन जाए तो बानिया पाकिस्तान को चेंज करके हम कंपनी का नाम तो नहीं ना लिख देंगे। आपके जहन में कुछ और तो नहीं आ रहा था? ठीक है, तो इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं। एक अज़म, एक हौसला, एक जज्बा, एक वलवला। हमने किताब के तकरीबन दूसरे सबसे बड़े चैप्टर को ख़त्म किया है। कमाल नहीं हो गया? दूसरा या तीसरा। अब इसमें चैप्टर 1 और 2 के अंदर जो है ना वो एक आध सफ़े की आपस में जंग रहती है। तो बस आप लोगों ने कोशिश करनी है, इसी जज्बे के साथ चीज़ों को लेके चलते रहें। हर चीज़ डूएबल है, लेकिन ज़िम्मेदारी अपनी अपनी। 8 तारीख को एक अहम फैसला करके कि क्या आपने पढ़ना है या नहीं पढ़ना। नहीं पढ़ना तो 8 तारीख से आज़ाद हो जाएं, इजी हो जाएं। और अगर पढ़ना है तो फिर 3 तारीख तक बहुत सारा पढ़ना है। 3 वर्किंग डेज गुजर गए, हमारे 19 वर्किंग डेज रह गए, सिर्फ 19। इंशाअल्लाह ताला